पढ़ पढ़ के इसको जल्दी से क्लियर कर लो, इतना नहीं है। अगर सुबह से लेके शाम तक बुक लेके बैठ जाओ ना तो अगले दिन ही सोचोगे अब क्या पढ़े, सब कुछ तो पढ़ लिया। इतना ही कोर्स है बस। चलिए, 2 क्वेश्चन मेरे पास आई थी, 2 प्रॉब्लम। सर मर्केंटाइल कंसेप्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? मर्केंटाइल अकाउंट, एक्रूअल बेसिस भी बोलते हैं उसे और मर्केंटाइल भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आया था सर, कंफर्मेशन बाइज क्या होता है? तो जो लोग यहाँ पर 5A पास्ट है उनमें से कोई बताएगा कंफर्मेशन बाइज क्या होता है? सर उसमें ये लगता है कि वो चीज पहले से ठीक है, हम उसको चेक नहीं करते हैं, उसको कंफर्म नहीं करते और हमारे दिमाग में रहता है कि इट इज गुड या वो ठीक है, तो हम उस पर कुछ करते नहीं, उसको मान लेते हैं हम ये ठीक है, जबकि वो एक्चुअल में कुछ और है। और कोई? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, और कुछ? सर सुनी सुनाई बातों को कंफर्म मान लेते हैं और उस पर सारी चीजें कर देते वो तो हैं। हर्ड मेंटेलिटी होती है जो आपने बताया। हाँ अच्छा, ओके। तो पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला आंसर भी मिलेगा ऑप्शन में। आप पर वो मान लेते हैं, मानो या ना मानो पर वो सही है, सबने डीम टू बी ट्रू। सबने बताया आसपास का सही था, एग्जैक्ट नहीं है। और पेपर में एग्जैक्ट आंसर आएगा। एग्जैक्ट क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने जो बताया वो भी ठीक था कि मानो या ना मानो, हम अपने मन में ये मानकर चल रहे नहीं ये तो सही है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है उससे डिफर हो। मतलब हम कोई चीज को प्री स्पेसिफाइड कर चुके हैं कि भैया ये सही है, लेकिन हम फिर अब उसके बारे में दोबारा से उसको सोच नहीं रहे कि क्या पता गलत हो, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और बस जो पहले से हमारे दिमाग में फिक्स हो गया हम उसी को फिक्स करके ही चल रहे हैं। लेकिन जो सही है ना, कंफर्मेशन बाइस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी बंदे ने हमें टारगेट दिया। मान लीजिए मैंने आपको मन्नमपुरम का टारगेट दिया, ये 300 हो जाएगा 1 साल के अंदर। अब मन्नमपुरम पे आरबीआई ने कोई रोक लगा दी या मन्नमपुरम के कुछ गड़बड़ हो गई और वो 300 नहीं जा पाएगा, और मन्नमपुरम का कुछ ऐसा घट गया, कुछ चीज बदल गई कि अब वो शायद कंपनी ना बंद हो जाए। लेकिन जब आपको मेरे पे विश्वास है तो आपने कंफर्मेशन, मैंने कंफर्मेशन दे रखी थी आपको कि 300 रुपये हो जाएगा, और आपको मेरे ऊपर विश्वास है, तो इस विश्वास की वजह से आप इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहे कि भैया जब मैंने बताया था तो कुछ और बेसिक थे, अब बेसिक बदल गए हैं। आप उस चीज को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और जो एक कंफर्मेशन आपको कहीं और से मिल चुकी है किसी सोर्स से, और क्योंकि आपको सोर्स पे ज्यादा विश्वास है इसलिए आप अपने टारगेट्स को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, और बस कंफर्मेशन बाइज्ड की वजह से कुछ और सुन ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे। तो जब हम किसी और कंफर्मेशन, कहीं से हमें कंफर्मेशन मिल गई थी, उस कंफर्मेशन पे रिलाय करके और हम फिर कुछ और डिसीजन नहीं लेते हैं, कुछ उस बारे में सोचते ही नहीं है, जो हमें कंफर्म हो गया, जो एक बार हमें पता चल गया, बस जैसे का तैसा मान लेते हैं, जैसा कि आप सबने बोला भी, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन बाइज्ड। और दूसरा, अगर हमने किसी सोर्स से नहीं, कोई अभी बोल रहा था हमें उस पर विश्वास भी नहीं है, बस हमने उसकी बात सुन ली और सुनी सुनाई बात सुन पे उस पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गए, उसे बोलते हैं हर्ड मेंटेलिटी। तो हर्ड मेंटेलिटी अलग है और कंफर्मेशन बाइज्ड अलग है। कंफर्मेशन बाइज्ड में हमें सोर्स पे एक ट्रस्ट रहता है। हर्ड मेंटेलिटी के केस में हमें जहां से वो इन्फॉर्मेशन मिली, जहां से हमने सुनी, उस पर हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके हर्ड मेंटेलिटी के हिसाब से चलते हैं। सबको क्लियर कंफर्मेशन बाइज्ड और हर्ड मेंटेलिटी? मर्केंटाइल में सी एक्रूअल, ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और उसका एक और नाम है RENU, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है सर ये थोड़ा सा समझ लीजिए। सर मान लीजिए हमारा जो ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अब अगर मान लीजिए कोई हमारे पास 1 जनवरी को आके कहता है कि सर पूरे साल की फीस कितनी है, 100 रुपए महीना के, 12 महीने की 1200 रुपए, उसने हमें कैश दे दिया। कब दिया? ये 1 जनवरी 2025 को। ये फीस कब तक की हो गई? 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक की। तो 31 मार्च को जो पीएल अकाउंट बनाऊंगा उसमें कितनी फीस दिखाऊंगा इस 1200 में से? हमें पता है सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम बना रहे हैं, वो 1 अप्रैल को नहीं, 1 जनवरी को हमारा स्टूडेंट बना, उसने जनवरी की फीस दी, फरवरी की दी और मार्च की दी, 3 महीने की तो दी, और बाकी 900 रुपए जो दिए वो एडवांस कहलाए जाएंगे। तो इसमें 300 दिखाएंगे इनकम
और 900 रुपए दिखाएंगे एडवांस। ये समझ में आ गया प्रतीक जी? यस सर, मेरे को याद भी आ गया, पढ़ा समझ गया आपके एग्जाम्पल। ठीक है, मर्केंटाइल अकाउंटिंग या एक्रूअल अकाउंटिंग या ड्यू, जितना ड्यू हो गया वो उतना ही पीएल में दिखाएंगे। इसका मतलब ये होता है रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना ड्यू होगा, जितना हमने कमा लिया। अभी हमने 3 महीने ही पढ़ाया है, मार्च तक ही पढ़ाया, मार्च का पीएल अकाउंट बना रहे तो मार्च तक का ही दिखाएंगे। 300 रुपए इनकम में दिखाएंगे, 900 रुपए एडवांस दिखाएंगे, बैलेंस शीट में जाएगा। फिर अगले साल जब ये 9 महीने बीत जाएंगे तो ये पीएल में जाएगा, 300 रुपए करके हर 3 महीने में। तो मर्केंटाइल अकाउंटिंग बोलते हैं कि अगर हमें कुछ पैसा एडवांस मिल गया हो तो वो पीएल अकाउंट में नहीं दिखाना है, सिर्फ उतना ही दिखाना है जितना हमने उस टाइम तक कमाया, यानी कब तक का, 31 मार्च तक का ही दिखाना है। ये बोलती है मर्केंटाइल अकाउंट। लेकिन अगर यही काम हम कैश बेसिस पे कर, दूसरा तरीका होता है कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग ये बोलते जितना कैश मिल गया उतना पीएल में दिखा दो। उस केस में हम पूरे 1200 दिखा देते हैं। किसी को कोई क्वेरी, सर कैश अकाउंट और मर्केंटाइल हमें समझ में नहीं आया, सबको आ गया? वेरी गुड। हाँ, कोई क्वेरी? नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आया सर, मुझे थोड़ा सा नहीं है, मर्केंटाइल वाला है कौन, नहीं समझ में आया। मर्केंटाइल नहीं है, दोबारा बताते हैं, कोई बात नहीं। एक बंदे ने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने उसे सैलरी दी। कितनी थी उसकी सैलरी? 10,000 रुपए पर मंथ। अब क्या हुआ, हमने उसे 10 महीने की सैलरी तो दे दी, अप्रैल से लेके और जनवरी तक की सैलरी तो उसे मिल गई। 10,000 10,000 हर महीने लेता गया, 10 महीने की सैलरी वो ले गया, 1 लाख रुपए तो हमने उसे दे दिए। और मार्च की सैलरी वो ले ही नहीं, उसने अभी ड्यू है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाओगे? दीपक जी आप ही बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाएंगे दीपक जी? सर मेरा नेटवर्क इशू है सर, मुझे इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही आवाज थोड़ी सी। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जरा समझिएगा। हाँ, तीन पार्टी है, उसने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे यहाँ काम किया, उसकी सैलरी थी 10,000 पर मंथ, और हमने उसे ठीक है। अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक, 31 जनवरी तक की सैलरी 10 महीने की 1 लाख रुपए 10,000 रुपए करके दे दी। फरवरी ठीक मार्च की सैलरी उसे अभी नहीं दी थी, ठीक है, ड्यू है, हमने 20,000 उसे ठीक। लिख रखे हैं। ठीक। हाँ था भाई, 1 अप्रैल को आके ले जा लियो, वो ले जा लेगा, लेकिन पीएल अकाउंट 31 मार्च को ही बनने लगा। तो जब प्रॉफिट बनाएंगे 31 मार्च तक का, तो उसमें उसकी सैलरी के नाम पे कितना एक्सपेंस दिखाएंगे? पूरा दिखाएंगे सर। पूरा 1,20,000 जी। हमने तो 20,000 उसे पे करा ही नहीं, फिर क्यों दिखा रहे हैं? तो हमको देना है ना, तो हमको देना ही है। हाँ, तो चाहे हमें एक्सपेंस देना बाकी रह गया हो, फिर भी पीएल में तो जी जी। है। लेकिन अगर मान लो से 1 लाख तो दे ही दिए, प्लस वो 31 मार्च को आके 20,000 जो अपने ड्यू थे वो भी ले जाए और 20,000 एडवांस भी ले जाए, अब उसके पास चले गए टोटल 1,40,000, तो पीएल में कितना दिखाएंगे? सर 1,40,000 दिखाएंगे। 1,20,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि जो पहले अच्छा 1,20,000 ही दिखाएंगे। अब 20,000 एडवांस है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का हाँ ठीक है, अब आ गया, चाहे क्लियर। पैसा एडवांस दिया हो और चाहे ड्यू हो, उस समय फर्क नहीं पड़ता। जो करंट ईयर के एक्सपेंस है वो करंट ईयर में ही दिखाया जाएगा, जो करंट ईयर की इनकम है वो करंट ईयर में ही दिखाई जाएगी। अगर वो ड्यू है तब भी, और अगर एडवांस दे दिया हो तो भी उतना ही दिखाया जाएगा जितना करंट ईयर का था। दोनों बात अच्छे से समझ में आई अब की बार? तो जितना करंट ईयर का है अगर उतना ही करंट ईयर में। जी सर जी, अब समझ में आ गया। वेरी गुड। तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहलाया जाता है। और अगर कैश बेसिस पे दिखाओगे, जितना पे कर दिया उतना दिखाओ, तो उसे कैश होता है, कैश बेसिस। कैश बेसिस अब नहीं चलता इंडिया में, कैश बेसिस अब नहीं चलता, अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन चलता है। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की, या नेक्स्ट लेसन पढ़? ठीक है सर मेरी एक क्वेरी है। जी बोलिए। तो हाँ, तो मतलब इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन आज करंट अफेयर्स को लेके आपने एक बॉन्ड पढ़ाया था हमें, ठीक है? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, थोड़ा सा। हाँ, मैं कह रहा हूँ बॉन्ड के ऊपर हमने पढ़ा था, लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए, एक अभी अमेरिका में एक सिनेरियो हो गया बॉन्ड के ऊपर कि उनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई लेकिन बॉन्ड प्राइस घट गया, ये क्या चीज थी? ये तो मैंने जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी बताया था। हाँ मुझे हाँ वही मैं चीज कह रहा हूँ कि देखो अब इंटरेस्ट तो बढ़ गया ना, चलो तो बताओ। लेकिन वहां तो
अब अगर इंटरेस्ट बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा नहीं था, इंटरेस्ट तो उतना ही था बॉन्ड में, चलिए तो लेकिन बॉन्ड यील्ड घटती जा रही बता है। रहा हूँ अमेरिका का इंटरेस्ट रेट था 4% मान लो, 4% का इंटरेस्ट रेट था, तो बॉन्ड था 100 रुपए। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट तो आज भी 4% ही है, लेकिन जो ट्रम्प ने अपना 90 दिन के लिए पाउज लिया है ना, उसकी वजह से ये लग रहा है, उसकी वजह से ये लग रहा है कि अब फेड एकदम से नहीं घटाएगा फेड रेट। मतलब रेट वैसे वो घटाने ही वाला था, क्योंकि ट्रम्प ने गड़बड़ कर दी थी, तो मार्केट में वैसी मंदी आ जाती, तो मंदी से बचने के लिए रेट घटाना पड़ता है, जिससे कि मार्केट में पैसा है। लेकिन जब ट्रम्प 90 दिन के लिए रुक गया, तो ऐसा हो सकता है कि फेड भी रुक जाएगा। और जब ऐसा हुआ कि फेड अब इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा, तो अगर बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, तो ये बॉन्ड के लिए पॉजिटिव बात है कि जो इंटरेस्ट रेट घटने वाला था वो नहीं घट रहा है। नहीं घट रहा है तो मतलब 4% ही ब्याज मिलता रहेगा, 4% ही ब्याज मिलता रहेगा, तो वो 4% वाले बॉन्ड जो पहले हमें लग रहा था कि 3.5 हो जाएगा रेट, उस पर 4% ही मिलने लगा। इस वजह से उसके रेट बढ़कर कितने हो गए, मान लो 105। तो पहले जो बंदा 100 रुपए इन्वेस्ट करता था, बॉन्ड रेट घट गए ना, घट गए सर, वो 4.5 को टच कर गया इसका, जो आप बता रहे हो। बोल दिया मैंने, आ जाओ वापिस। मान लीजिए इंडिया का रेट है 4%, मान लीजिए 4% इंडिया का रेट है, और रेट था 100 रुपए। अब जब ये बॉन्ड यील्ड 4.5% होगी, कैसे हुई होगी 4%? बता देता हूं। बॉन्ड, और बॉन्ड प्राइस 100 का 90 हो गया। हाँ 100 का 90 कर दो। हाँ हाँ, 100 का 90 हो गया, और वो 4.5% को टच कर गया। चलो इसको इस तरह समझ लो, मैंने एक डिबेंचर इशू करा आपको, 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100, यानी कि 10% ब्याज मिलता था आपको, 100 रुपए का इशू करा, यानी कि हर साल आपको 10 रुपए मिलेंगे। अब इंटरेस्ट रेट मान लीजिए मार्केट में ये 100 रुपए वाला जो डिबेंचर थे 90 रह गया, यहां पर इसकी यील्ड कितनी थी 10%, 100 लगाओ और 10 मिलेंगे। अब वो शेयर उस वाले डिबेंचर का रेट 90 हो गया, इंटरेस्ट तो 10% ही मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए थी, तो इंटरेस्ट तो अब भी 10 रुपए मिल रहा है, तो यील्ड कितनी होगी, 10 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 11.11%, ठीक है, इतनी हो गई लगभग। तो यही आपका कहना है ना कि सर रेट तो घट गया और यील्ड बढ़ गई, यील्ड बढ़ जाती है अपने आप जब रेट घटते हैं ऐसे। लेकिन वो रेट क्यों घटे फिर, मतलब अब तो अगर तो मतलब इक्विटी तो बिल्कुल डाउन चलेगी, ठीक है, इक्विटी डाउन चलेगी तो बॉन्ड बढ़ने चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ तो बॉन्ड में ही सेलिंग होगी। गोल्ड तो चलो बोलते हैं, गोल्ड का एक कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है कि सर इक्विटी अगर डाउन जाएगी तो बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर इक्विटी अप जाएगी, बॉन्ड का रेट घट जाता है, ये तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, तो कल को मार्केट खुलेगी ना, हाँ जी, 600 पॉइंट निफ्टी प्लस हो जाएगी कल को। वो तो सर कल डाउ जोन्स भी वो नैस्डैक 29 हो गया था, डाउ जोन्स। तो सर इसी वजह से तो बॉन्ड का रेट गिरा, इक्विटी किसकी नहीं देखी? बॉन्ड, लेकिन सर बॉन्ड रेट गिर गया, तब भी उसने इसको पॉज किया, जो टैरिफ को आगे ले गया, क्योंकि कल 10 तारीख थी, कल 9 तारीख को उसने लगाना था, तो उसको क्योंकि वहां के बॉन्ड गिर गए, जो गोल्ड था, गोल्ड का रेट नहीं बढ़ा, वो वैसे के वैसे स्टेगनेट रहा। क्रूड गिर गया नीचे, क्योंकि वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इक्विटी के साथ साथ सब कुछ गिर गया। अब वो मुझे समझ नहीं है कि इक्विटी गिरी तो बाकी चीजें बढ़नी चाहिए थी, तो ट्रम्प फैसला लेता, लेकिन यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ वो बॉन्ड भी गिर गए, क्रूड भी गिर गया, और जिसके सोना भी नहीं बढ़ा, तो उसको फिर ये मार्केट है, ये मार्केट है। कल क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है कल के डेट पे? पहले एक आंसर दे दूं, ये मार्केट है, कभी कभी रूल्स के हिसाब से काम नहीं करती, क्योंकि अगर ये मशीन होती तो रूल्स के हिसाब से काम करती। मशीन तो ये है नहीं, ये तो लोगों का मन है, को क्या करें, खरीदना है कि बेचना है, उनका मन है, कौन सी चीज को बढ़ाना है, उसे जो खरीद रहे होंगे वो बढ़ेगी, जो घटेगी। तो कभी कभी मार्केट रूल्स के हिसाब से भी काम नहीं करती, यही कारण है बेचारा ट्रम्प परेशान है, वो कह रहा होना लेकिन हमने इसका नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी अभी तक हमने यही पढ़ा था कि हमारे पोर्टफोलियो में
गोल्ड भी होना चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब गोल्ड गिरेगा, टर्मोइल होगा, तो टर्मोइल में क्या होता है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं, इक्विटी डाउन हो जाती है आपका जब, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हम पहले बैलेंस एक आउट मिनट, हो। एक मिनट। मेरे हिसाब से आप सबको ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ती है, 10 से 11% क्यों जाती है, क्योंकि बॉन्ड का रेट घट गया, 90 रुपए हो गया, लेकिन आपको इंटरेस्ट 10 रुपए मिलेगा। तो हम 10/90 करके जब देखते हैं तो यील्ड बढ़ जाती है। ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गई ना सबको, आंसर समझ में आ गया ना ये वाला। मैं इसे डिलीट करके फिर अगले क्वेश्चन पे आऊँ आपके वाले पे। ये तो आ गया सब, मुझे तो आ गया। चलिए, ये तो मैंने निकाल लिया था, मेरे को तो पता चल गया था बहुत बढ़िया, 11 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका ये है सर कि अगर इक्विटी बढ़ती है तो गोल्ड गिर जाता है और बॉन्ड भी गिर जाता है, ज्यादातर गिर जाता है। इसका कारण समझ लो क्यों है ऐसा, तभी होगा सर अगर महंगाई, इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ध्यान समझिएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यहां पर अगली लाइन में लिख देता हूं, इन्फ्लेशन को गिरा देता हूं। मान लीजिए इन्फ्लेशन गिर गई, मतलब महंगाई कम हो गई। जब महंगाई कम होएगी तो लोग सेफ फील करेंगे, और जब जब लोग सेफ फील करेंगे वो लोग गोल्ड में से पैसा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि गोल्ड में पैसा लगता है डर की वजह से। जब कुछ अनसेफ होगा तो गोल्ड में पैसा लगेगा। तो जब जब इन्फ्लेशन घटती है गोल्ड भी गिरता है, बॉन्ड के प्राइस भी गिर जाते हैं। जब इन्फ्लेशन ही घट गई तो रेट भी गिरेंगे, तो क्रूड का प्राइस भी गिर जाता है और इक्विटी बढ़ती है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन गिरेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और इक्विटी का रेट बढ़ेंगे। अगर अब ये रूल थोड़ी हो गया कि इन्फ्लेशन जब भी गिरेगी तो इक्विटी बढ़ेगी ही, और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन ज्यादातर इन्फ्लेशन गिरेगी तो इक्विटी बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेशन की वजह से इक्विटी बढ़ेगी तो गोल्ड गिरेगा। तो मतलब कि इक्वेशन इक्विटी में नहीं है, इन्फ्लेशन और गोल्ड में है। अब आप ये नहीं कह सकते जब जब इक्विटी बढ़ेगी तो गोल्ड गिरेगा ही ना। अगर इक्विटी के गिरने के कारण इन्फ्लेशन है तो गोल्ड गिरेगा। तो एक्चुअल में कोरिलेशन इक्विटी और गोल्ड का नहीं है, कोरिलेशन इन्फ्लेशन और गोल्ड का है। जब जब वॉर, जब जब कभी किसी दो कंट्री में युद्ध होएगा, वहां की इक्विटी गिरेगी और गोल्ड बढ़ेगा। इक्विटी इसलिए गिरेगी कि सर वहां झगड़ा हो गया, बम बम गिर गया तो एक आधी कंपनी का नुकसान हो जाएगा। और जितने दिन, और क्रूड सर, क्रूड सर पहले दो चीज समझिए, मैं क्रूड पे भी आऊंगा। इक्विटी, अभी मैं अगले बॉन्ड पे और क्रूड पे आऊंगा। इसमें इक्विटी तो गिरेगी वॉर होने पे, क्योंकि वहां पर झगड़ा हो गया, कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी, कंपनियां बाहर से माल खरीद नहीं पाएंगी, कंपनियां अपना माल बाहर बेच नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन आ गई तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए इक्विटी तो गिर जाएगी। लेकिन जब झगड़ा होता है तो लोगों को लगता है डर, और जब भी डर का माहौल होगा, चाहे वो इन्फ्लेशन बढ़ने से हो चाहे वॉर होने से हो, तो गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी में नहीं करेंगे। और उस टाइम पर एफडी में क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इसलिए बॉन्ड गिरेगा। क्रूड बढ़ता है वॉर के टाइम पर, वॉर के टाइम पर क्रूड बढ़ता है। अब देखो इन्फ्लेशन के केस में उसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप थी, लेकिन वॉर के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सारे सेंटिमेंट अलग अलग हैं, सबके लॉजिक अलग अलग हैं, और ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो भी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया और मैंने आंसर भी कर दिया, तो ये लेकिन सर मेरी बात देखिए सर, है कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं सर उसमें बहुत बड़ा पार्ट है ये। नहीं, मैं बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई बंदा ऐसे यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने कभी क्रूड पता ही नहीं क्या होता है, जिन्होंने कभी ट्रेडिंग की ही नहीं है, इनके बीच का कोरिलेशन पता नहीं, तो उनके लिए एक आंसर दिया है कि भैया सिर मत खुजाने बैठ जाने, क्या समझाने लगे, सिर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा मत समझना। आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, टेंशन मतलब, जिसके समझ में आ रहा है वो समझ लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ दिन बाद समझ में आएगा। जब 8 पढ़ाऊंगा वहां पर भी पढ़ाऊंगा, वहां पर गोल्ड भी पढ़ाऊंगा, और एक अभी आज मैं वीडियो दूंगा आज ही, तो आपको क्रूड गोल्ड के बारे में जो है वो पूरा ही समझ में आ जाएगा। मैंने आज से लगभग 2-3 साल पहले बनाई थी, जब ये फेड ने रेट बढ़ाने शुरू करे थे, तब मैंने बनाई थी वो वीडियो, आज से 2 साल पहले शायद। तो वो वीडियो मेरी जिंदगी की पहली वीडियो थी, तो आप देखना पहली वीडियो में मैं कैसा बेकार लगता था और कैसे मेरे को नॉलेज की भी उस टाइम थोड़ी कमी थी, लेकिन पहली वीडियो में जितनी नॉलेज मैंने आपको दिया वो देखना, वो मेरी जिंदगी की पहली दिखाऊंगा मैं आपको, वो आज मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको गोल्ड और क्रूड के बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या होता है, वॉर होती है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत। हाँ जी विजय शुक्ला जी, अपनी क्वेरी बोलिए।
सर थोड़ा टॉपिक से हट के है एक्चुअली। कल मेरा एक कस्टमर है, उसने क्रूड ऑयल कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, तो अभी हमसे पूछ रहा था कि क्या लगता है सर, क्या होगा कल की डेट पे जो मेरा होल्ड है, तो क्या बता सकते हैं उसको? अभी हम पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव रहेगा? क्रूड ऑयल को ऑप्शन होल्ड कर लिया, हाँ कॉल ऑप्शन। लो भी बता देता हूँ क्या होगा। क्रूड इन डॉलर, क्रूड में ढूंढ लो क्या हुआ, क्या हुआ है। दिख रहा होगा इसमें, उल्टा दिख रहा है 10% सर। हाँ हाँ 10% गिरा हुआ है। अब जब अमेरिका जी। में गिरेगा तो इंडिया में भी गिरेगा, क्योंकि क्रूड तो क्रूड है, चाहे अमेरिका से ले लो चाहे इंडिया से ले लो, तो 3% खुलेगा कल को। समझ गए सर। तो गया। जी। चलिए आपका सर, सुशील जी आपकी कोई क्वेरी थी, बीच में रह गई हो तो बताइए। सर नहीं, मेरे को नहीं, ये जो मेरा बस मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बस इसको खत्म कर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, मेरे को सिर्फ ये सिनेरियो समझ नहीं आया कि ये मैनिपुलेशन थी कि जो सिनेरियो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ये एक लेटेस्ट ही आ गया जिसको मैं पूरे डीपली मैंने आज पढ़ा, उसमें मुझे मैंने को बॉन्ड में और घुसा गया अगर, तो उसमें मुझे ये चीज समझ आई कि जब बॉन्ड के प्राइस गिर गए उसके ऊपर हैवी सेल हो गया, मतलब लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। अब जो देखे इक्विटी गिर गई, अब क्या वो मैनिपुलेशन थी, क्या मंदी का डर था? कि हमें ये चीज भी इन फ्यूचर ऐसे चीजों में याद रख, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा अपने वर्किंग में, क्योंकि मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए पूरे ओवरऑल मार्केट को सिनेरियो को देख के चलता हूँ हमेशा। और मेरे को जब नया चीज चलता है तो मैं उसको पूरा डीपली पढ़ता हूँ। तो मैं ये बॉन्ड के बारे में पढ़ रहा था, बॉन्ड मेरे को ये पता था कि मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा, बॉन्ड सेफ रहेंगे। जो आज के सिनेरियो में मुझे लगा कि बॉन्ड तो बिल्कुल सेफ नहीं रहेगी, तो मैनिपुलेशन चलेगी, क्योंकि जिसमें बताया गया कि चाइना के पास 991 बिलियन डॉलर जो बॉन्ड है चाइना के पास है अमेरिका के। इट मीन्स कि वो मैनिपुलेशन कभी भी इसको डरा सकता था, कभी भी उसको अमेरिका को हिला सकता था उस बॉन्ड को सेल करके। तो मतलब मैं तो अगर उसको और बीच में से बहुत पेचीदा बन रहा है, तो इसलिए मैं ये चीज पूछ रहा था। चलो इसको टॉपिक को खत्म करते हैं, आप आगे अपना बता लीजिए। आपकी जो क्वेरी थी ना, वो यहाँ पर मैं इसलिए आंसर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो सेंटिमेंटल गिरे हैं, रेट सेंटिमेंटल ऊपर नीचे हुए हैं, डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं हो रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था वो डिमांड सप्लाई पे तो मैच कर जाएगा कि सर जब जब मान लीजिए इक्विटी गिरती इन्फ्लेशन में नहीं करेगा, तो यहाँ पर सेंटिमेंटल हो रहा है। आप मुझे बताइए, 2 दिन पहले तो इक्विटी 7% गिरी थी अमेरिका की, और आज 7%, तो क्या 1-2 दिन के अंदर क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं, सेंटिमेंटल है वो सेंटिमेंटल आ गया। तो जब सेंटिमेंटल होता है उसमें लॉजिक काम नहीं करता, जो आपने बुक्स में पढ़ा वो काम नहीं आता उस दिन तो सेंटिमेंट। वही चीज है। सेंटिमेंट का मतलब क्या है? सेंटिमेंट का मतलब ये है कि अगर ट्रम्प बोल देगा भैया आज मैं टैरिफ ही 0 कर रहा हूँ, तो मार्केट फिर 10% और भाग जाएगी। और अगर उसमें मैंने और रिसर्च की, क्रूड के ऊपर रिसर्च की, मैंने पढ़ना पड़ा, तो क्रूड में मैंने बोला कि अब क्रूड का ऐसा क्या हुआ, क्रूड पहुंच गया 60 पे। अब पहले क्या हुआ था, जो ओपेक थे, जो ये मिडिल ईस्ट वाले, इन्होंने कहा कि हम अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया है, हम अब अपने इकट्ठे मिलकर क्रूड के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब उसका रेट 60 चला गया, तो मैंने उसमें जब पढ़ा तो क्रूड को निकालने का खर्चा ही 60 रुपए है, 60 का है, उसके ऊपर फिर लॉजिस्टिक है। तो वो रेट ही जब उतना चला गया तो उन्होंने उसको भी विड्रॉल कर दिया, ओपेक ने भी खत्म कर दिया कि हम नहीं करेंगे, मतलब उसका रेट इतना नीचे गिर गया था। जबकि टर्मोइल में हमेशा ये चीजें बढ़ती हैं। चलो उसमें सेंटीमेंट आ गया या महामंदी आ गया, कुछ नहीं आया। चलो मैं ठीक है सर, यही था मेरा। आप अपना क्वेरी को अगर और इलेबोरेट करना चाहेंगे ना, तो कोई बात नहीं, अलग से कॉल पे बात करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है? लेकिन ये सिनेरियो समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि सिनेरियो ऐसा सिनेरियो हमने आज तक कभी देखा नहीं, और कभी भी सिनेरियो आया, चाहे कोविड आया, जो मर्जी आया, उसमें हर चीज एक गिरी तो दूसरी उठी। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसमें अगर ट्रंप ने इस तरह का स्टेप उठाया था, तो उसको पता था कि मेरे पास बैकएंड क्या है, लेकिन उसका बैकएंड भी काम नहीं आया, जिसको आज उसको विड्रॉल करना पड़ा। तो लेकिन ये चीज हुई क्यों, वो मैं उस चीज पे मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों हुई। ठीक है सर। विड्रॉल क्यों? सर आज डाउ जोन्स फिर गिर गया, तो अब इसका इफेक्ट क्या कल आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अब जो हमारी जो गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट दिखा रही थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब डाउ जोन्स 3% गिर गया है ना, मेरे हिसाब से वो 600 की जगह 300-400 रह जाएगी कल को खुलते हुए। गिफ्ट निफ्टी तो पता है सर, सूर्यवंशी जी? सर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा मालूम है कि सिंगापुर में है शायद ही कुछ,
जैसे डाउ The future of जैसे डाउ के लिए डाउ फ्यूचर होता है एक, जो डाउ के बंद होने के ऐसे गिफ्ट निफ्टी जो है निफ्टी का फ्यूचर है एक तरीके का। जैसे हमारी निफ्टी तो बंद हो जाती है 3:30 बजे, लेकिन उसके बाद भी सिंगापुर में हमारी एक निफ्टी ट्रेड होती रहती है। एक तरह से समझ लो कि निफ्टी का ऐसा फ्यूचर जो मार्केट बंद होने के बाद भी दूसरी कंट्री में ट्रेड हो रहा है। तो वो हमें सेंटिमेंटल इफेक्ट दे देती है कि भाई इतने पे खुलेगा इतने पे क्लोज होगा, एक अंदाजा दे देती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो गिफ्ट निफ्टी भी हाँ, लेकिन 100% सही नहीं है सर। नहीं नहीं सही तो असली वाली है ना, निफ्टी असली है, वही असली हाँ, असली है। गिफ्ट निफ्टी बढ़ भी जाए तो भी मार्केट डाउन हो जाता है। हो जाता है। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। जो पिछला लेसन था उसकी कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेरी नहीं है, ठीक, जरूर लीजिए। और आगे एक लेसन आएगा जिसमें हम पूरी रिसर्च रिपोर्ट ही बनवा सकते हैं आपसे। तो जितना आपको पढ़ाया गया उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तभी रिपोर्ट बना पाएंगे ना। तो ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करते चलिए, साथ के साथ खत्म करिए, क्लासेस रोज टाइम से लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, कॉर्पोरेट एक्शन। जी बोलिए। किसी कोई कुछ पूछ रहा था क्या? चलिए जी स्टार्ट। सर चैप्टर 1 खत्म हो गया सर, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं, चैप्टर 8 कल वो नहीं समझ में आ रहा मुझे, मिस कर रहे हैं क्या? चैप्टर 8 कल खत्म कर दिया था हमने। दीपक जी आपने कल क्लास नहीं ली थी क्या? तो कल 2 चैप्टर खत्म हुए होंगे सर ना? कल 2 चैप्टर खत्म हुए। नहीं ली थी सर, कल 2 चैप्टर खत्म हो गए, इसका मतलब। हाँ जी, बहुत जी छोटे जी चैप्टर थे, 2-2 3 पेज के। आप पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ा हुआ ही है पहले से ही। स्वॉट एनालिसिस और वही सब था जो पहले पढ़ा दिया, रेशियोज वगैरह, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, वही जो सब कुछ पहले पढ़ा दिया था ना, वो रिपीट था इस वाले चैप्टर में। तो वो मैं आपको पहले ही ज्यादा ठीक है सर, ठीक चैप्टर में पहले ही पढ़ा देता हूँ, तो अगले चैप्टर पहले ही पढ़ गए थे आप, ठीक है ना? सर आप कल ठीक की सर, नो रिकॉर्डिंग नो। देख लीजिएगा। कल की रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से क्वेरी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अपने कौन से चैप्टर से आएंगे रेशियो वाले, रेशियो एनालिसिस आएगा सबसे ज्यादा। जो अपन ने कल पढ़ा है? हाँ, रेशियो एनालिसिस पहले भी पढ़ाया था और कल भी पढ़ाया है। रेशियो वही मतलब करंट रेशियो, स्टॉक की वैल्यू बता दो, ईपीएस बताओ, पीई रेशियो बता दो, कैपिटल बता दो, डेट टू इक्विटी रेशियो बता दो। तो यही वाले क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल में आएंगे, बाकी सब थ्योरी आएगा ना? नहीं, न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी भी मतलब न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएंगे। जैसे हमने और क्या न्यूमेरिकल पढ़ा था, देखो रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, बाकी भी तो सर लेकिन कम न्यूमेरिकल बेस्ड आएगी। से कम 50% थ्योरी तो आएगी ना सर? सर मैं बताता हूँ, 30% क्वेश्चन तो आएंगे प्योर न्यूमेरिकल, जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, एक्सेल शीट यूज करनी पड़ेगी। वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर होता है वो अलाउड है, तो वो चलाना सीख कर जाना, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह चलता है। और एक्सेल शीट भी मिल जाएगी आपको चलाने के लिए, एक्सेल शीट से भी कर सकते हो, ठीक है? 30% क्वेश्चन तो आएंगे प्योर न्यूमेरिकल, जिसके लिए आपको एक्सेल शीट और कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। तो 30 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कम से कम न्यूमेरिकल वाले, जो टाइम भी कंज्यूम करेंगे 1-1.5 मिनट का एक क्वेश्चन। बचे हुए 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होंगे तो 70 न्यूमेरिकल, लेकिन 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको न्यूमेरिकल आता होगा वो आंसर दे पाएंगे थ्योरी का। तो 35 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, और 35 बिल्कुल थ्योरी बेस्ड होंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि 70% पेपर न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए अगर किसी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, और अगर वो कुछ नया डेट इशू कर दे तो बताओ डेट इक्विटी रेशियो कम होगा कि ज्यादा? बताओ, आंसर बताओ। किसी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, और अब उसने कुछ थोड़ा सा डेट इशू कर दिया नया, तो बताओ उसके टोटल डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलिए, आंसर बोलिए। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा सर? और बताइए। ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम होगा सर। कम होगा। नेहा जी वेरी गुड। नेहा जी बताइए कम क्यों होगा? सर पहले से उसका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा था, उसने और इशू कर दिया। पहले तो उसका हाँ, ज्यादा हो जाएगा। 2:1 था। हाँ, और इशू कर दिया। 2:1 का मतलब डेट अगर 2 करोड़ था तो इक्विटी 1 ही करोड़ थी। अब उसने डेट और इशू कर दिया, तो अब जो नया डेट इक्विटी रेशियो है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। आपने तो कम बोला था। हाँ सर, ध्यान नहीं दूँ। सबको समझ में आया कि ज्यादा ही क्यों होगा? हाँ सर, उधार और बढ़ जाएगा।
उधार और बढ़ गया और डेट ऊपर की साइड है, तो अगर डेट पहले से जो चीज ऊपर की साइड होती है वो पॉजिटिव रिलेटेड होती है, अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, कम हो रहा है तो कम होगा। अगर इक्विटी बढ़ जाती तो फिर उल्टा होता, बढ़ने पे घटता, घटने पे बढ़ता, क्या उल्टा क्या होता, डेट इक्विटी रेशियो। तो इसे ऐसे कैलकुलेट कर लोगे कि अगर 2:1 दिया हुआ, या क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि डेट इशू करने से डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अरे डेट इशू करने से डेट इक्विटी बढ़ेगा हमेशा, क्योंकि डेट जो है ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो ऊपर की फिगर बढ़ जाएगी तो आंसर भी बढ़ेगा, और अगर ऊपर की फिगर घटेगी तो आंसर भी घटेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली आइटम, हर, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आंसर घटेगा, और डिनोमिनेटर अगर घट रहा है तो आंसर बढ़ेगा। किसको ये समझ में नहीं आया, नहीं तो फिर मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। सबको समझ में आया है, किसी को नहीं आया तो बताओ, फिर मैं करके दिखा दूं 1-2 बार। दिखा दीजिए सर थोड़ा सा। दिखा दूं, वेरी गुड, बता। देखिए, अगर कोई सा भी रेशो मान लो, जैसे डेट इक्विटी रेशो में होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब अगर वो कह रहा है कि अगर डेट इंक्रीज होगा तो डेट इक्विटी रेशो का क्या होगा, अगर डेट इंक्रीज होगा तो रेशो भी इंक्रीज होगा, अगर डेट डिक्रीज होगा तो रेशो भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर इक्विटी इंक्रीज हो रही होगी तो रेशो डिक्रीज हो जाएगा, इक्विटी डिक्रीज हो रही होगी तो रेशो इंक्रीज हो जाएगा। इसका रूल क्या है, जो चीज ऊपर लिखी हुई है उसके साथ होती है पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब डेट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू डेट इक्विटी रेशो। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब क्या है, बढ़ने पे बढ़ेगा और घटने पे घटेगा। और इक्विटी इज इनवर्सली रिलेशनशिप को ऐसे लिखते हैं, डेट इक्विटी रेशो। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा होगा, अगर इक्विटी बढ़ेगी तो रेशो घटेगा, इक्विटी घटेगी तो रेशो बढ़ेगा। तो डेट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इक्विटी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव का मतलब उल्टा। ऐसे ही करंट रेशो में करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स की इक्वल रिलेशनशिप है करंट रेशियो के साथ, और करंट लायबिलिटी की 1 अपॉन करंट रेशियो, मतलब नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, जरा बताओ त्रिपाठी जी, करंट एसेट के बढ़ने से करंट रेशियो क्या होगा, त्रिपाठी? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। और करंट लायबिलिटी के घटने से क्या होगा, करंट रेशियो कम होगा। हाँ तो बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही होगी करंट रेशियो बढ़ेगा, तो भी बढ़ेगा सर, तो भी बढ़ेगा। करंट एबिलिटी घटेगी तो भी बढ़ेगा करंट। बढ़ेगा। कौन कह रहा था कि नहीं सर ये तो घटेगा, त्रिपाठी जी तो नहीं थे, कौन था? हाँ सर पता नहीं, मेरा नाम विजय शुक्ला है सर। जी वो मैं आवाज नहीं पहचान पाया, और जब आप लोग बोलते हैं ना तो मेरे सामने दूसरी स्क्रीन होती है तो मुझे पता नहीं चल पाता कौन बोल रहा है। चलिए, आपको क्लियर नहीं हुआ शायद, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जो ऊपर वाली आइटम होती है ना, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, मतलब अगर ऊपर वाली आइटम बढ़ती है तो ये भी बढ़ता है, घटती है तो ये भी घटता है। लेकिन जो नीचे वाली आइटम होती है नेगेटिवली रिलेटेड होती है। नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब अगर ये नीचे वाली आइटम बढ़ती है तो ये घटेगा, और घटती है तो ये बढ़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब बताइए दोबारा से आप, शुक्ला जी, करंट लायबिलिटी के घटने से करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर करंट रेशियो बढ़ेगा सर, करंट लायबिलिटी घटने से करंट रेशियो बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ करंट एसेट के घटने से क्या होगा? करंट एसेट के घटने से करंट एसेट बढ़ेगा सर। करंट रेशियो बढ़ेगा। क्यों? करंट एसेट के घटने से करंट रेशियो क्यों बढ़ेगा? उसके साथ तो पॉजिटिवली रिलेटेड है। फिर से समझो, जो आइटम ऊपर है उसके साथ पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब है दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, भाई भाई हैं। अगर ये दाएं जाएगा तो ये भी दाएं जाएगा, ये बाएं जाएगा तो ये। हाँ सर, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्वेश्चन समझ पाया था। करंट एसेट जब क्या क्वेश्चन था सर, एक बार फिर रिपीट करिए। करंट एसेट कंफ्यूज हो गया था मैं। क्या होगा? हाँ, करंट एसेट घटेगा तो सर घटेगा सर, करंट एसेट और घटेगा सर, और करंट एसेट बढ़ेगा तो करंट एसेट फिर से बढ़ेगा सर। हाँ, करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा। तो हाँ, करंट रेशियो बढ़ेगा, और करंट लायबिलिटी हाँ। अगला क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो क्या होगा? करंट लायबिलिटी बढ़ेगी सर, तो करंट रेशियो घटेगा सर। वेरी गुड। और अगर करंट लायबिलिटी घटेगी तो करंट रेशियो बढ़ेगा सर। किसको प्रॉब्लम है अभी, और किसको प्रॉब्लम है?
क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। सबको पता है ना? चलिए तिवारी जी ने शुक्ला जी फिर से बताइए। जी सर। करंट लायबिलिटी घटी अगर तो क्विक रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा सर। शुक्ला जी ने बताया, एक सेकंड नहीं सर। तो बताइए, सही बताया इन्होंने? करंट लाइव क्या बोले सर, किसी बोलिए एक बार। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई, कम हुई, तो क्विक रेशो हाँ पड़ेगा। सर, बढ़ेगा सर। वेरी गुड, यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका आंसर जी सर। शुक्ला जी से पहले किसी और ने दे दिया था आंसर, वो कौन था? सर मैं था, सीवी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जी देंगे अब अगला आंसर। बहुत बोल रहे हैं ना, अभी देखते हैं। सर क्वेश्चन सर तो करंट क्विक रेशियो में हाँ, स्टॉक को माइनस क्यों करते हैं सर? वो भी असेट हो जाता है ना, वो हमारे पास ही। क्विक एसेट निकालते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा देते हैं, क्योंकि कैश चेंजिंग इन नेचर है, तो उसे एसेट निकालने के लिए स्टॉक बेचना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन जो कैश है ना, जो जमा है, वो बिल्कुल ही करंट एसेट है, तो कोई सर बेसिकली उस समय पे कितना वो जो पता चलता कैश है। एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो स्टॉक ओके सर, ठीक है। अब सूर्यवंशी जी बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर, और अगर सूर्यवंशी जी का गलत हुआ तो उसका आंसर देंगे सचिन जी। फिर मैं औरों पे भी आऊंगा, अपना नंबर ध्यान रखना, सबका आएगा नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट एसेट्स के बढ़ने से क्विक रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सूर्यवंशी जी? बोलिए सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी आप बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है सूर्यवंशी जी के लिए, स्टॉक के बढ़ने से क्या ये पड़ेगा? स्टॉक को हम माइनस कर रहे हैं, कम होगा ये। आप स्टॉक के बढ़ने से क्विक रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये भी बढ़ेगा सर। जी देंगे, बताइए सर। सर कम हो जाएगा स्टॉक बढ़ने से, क्योंकि वो माइनस हो जाता है। देखो, वैसे तो ये ऊपर की आइटम पॉजिटिवली रिलेटेड थी, करंट एसेट के बढ़ने से बढ़ रहा था, घटने से घट रहा था। करंट लायबिलिटी नेगेटिव रिलेटेड थी, बढ़ने से घट रहा था, घटने से बढ़ रहा था। लेकिन क्योंकि स्टॉक माइनस में है, माइनस में होने की वजह से ये भी उल्टा इफेक्ट देगा। अब स्टॉक के बढ़ने से बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि माइनस में है तो स्टॉक के बढ़ने से घटेगा और घटने से बढ़ेगा। स्टॉक भी इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। सूर्यवंशी जी समझ में आई बात? हाँ सर, आ गई। माइनस होने की वजह से पता चलेगा। सर एक बार रिपीट करना। दोबारा रिपीट कर देते हैं। स्टॉक के घटने से क्या होगा? क्विक रेशियो देखिए, करंट एसेट अगर बढ़ेगी तो क्विक रेशो बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्विक रेशो गिरेगा। स्टॉक की बात बता रहा हूं मैं। स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो क्विक रेशो गिरेगा। क्यों गिरेगा? है तो ये ऊपर पॉजिटिव रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव साइन होने की वजह से प्लस की माइनस से साइन करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये नेगेटिवली रिलेटेड हो गया। स्टॉक के बढ़ने से क्विक रेशो गिरेगा। बाकी इसे कभी समझ में ना आए ना तो सॉल्व करके देख लिया करो। सॉल्व करके कैसे देखोगे? अपनी तरफ से फिगर ले लो। सर करंट एसेट मैंने 1000 मान ली, क्विक स्टॉक मैंने 100 मान लिया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी मैंने 100 मान ली, तो आंसर आया 9। फिर आपने कहा करंट स्टॉक बढ़ गया। अब करंट स्टॉक अपनी तरफ से बढ़ा के देख लो, 1000 इसे 200 कर दो, डिवाइड बाय 100 करो, तो आंसर आया 8। तो आपको पता लग गया स्टॉक के बढ़ने से ये घट गया। तो पेपर में अगर आएगा और कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी तरफ से फिगर डाल के जो चीज बढ़ाने को तो बढ़ा देना, या जो चीज घटाने को उसे घटा के एक आंसर निकाल लेना, तो आपको पता लग जाएगा आंसर बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन फिर ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपके पास टाइम पेपर कम होता है, तो इसलिए आना चाहिए। अब बताइए मुझे कि समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी जी, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। जैसे कि अभी बहुत सारा वो चलते कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको इतना जो है पोर्टफोलियो डाउन हुआ, लेकिन वॉरेन बफेट का जो है उसने पहले ही सारा बेच दिया, तो वो कैश में है,
तो उसको एक्चुअली देखा जाए तो उसकी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं हुई, कैसे नहीं हुई? और वो जो है पोर्टफोलियो डाउन होने से उसका बच गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, उसकी एज इतनी ज्यादा है, उसको पैसों की जरूरत है, इसने उससे निकाल के रख लिया है। हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पीएनबी आप लोगों को बता के खरीदा, एक हफ्ते के अंदर मेरे पास पीएनबी में 2-2.5-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और मैंने आपको बता के बेच दिया। तो पीएनबी जिस दिन मैंने बेचा मुझे तो नहीं पता था अगले दिन मार्केट क्रैश कर जाएगी। जैसे ही मैंने पीएनबी बेचा पता नहीं क्या हो गया, अगले दिन से मार्केट गिर ही रही है। और वही पीएनबी जो मैंने 100 रुपए पे बेचा था वो वापस 90 पे आ गया और 90 से पे मैंने खरीदा, 93.54 पे तो मैंने ही खरीदा था, मतलब मेरे खरीदे हुए रेट से भी नीचे आ गया और मैंने 90 पे फिर खरीद लिया। तो मुझे को थोड़ी पता था पीएनबी गिर जाएगा, मुझे ये पता था 100 रुपए पर रेसिस्टेंस आएगा, वहां से ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत करेगा, लेकिन ये थोड़ी पता था 90 आ जाएगा। वो तो एक तुक्का पड़ गया कि बस मेरा टारगेट पूरा हुआ, मैंने अपने पैसे निकाल के रख लिए, अगले दिन से पीएनबी टूटना शुरू हो गया। वो जैसे ही 90 आया मैंने खरीद लिया। अब कल को 400-600 पॉइंट मार्केट बढ़ेगी तो मुझे पता है वो फिर 100 आ जाएगा। वो तो बढ़ के वैसे भी 96 पे बंद हुआ है, तो वो 100 से ऊपर ही चला जाएगा, हो सकता है 100 तक आ जाए। मैं फिर कहूंगा देखो मैंने कल ही खरीदा था, एक ही दिन में सीधे 10% का फायदा। ये तो किस्मत हो गई ना कि मैंने खरीदा और 10% बढ़ गई मार्केट, ये किस्मत हो गई। वॉरेन बफेट कोई भगवान थोड़ी है, ठीक है नॉलेज है उन्हें, और बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैल्यूएशन निकाल के पीई रेशो कम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन बाकी बाद में तो फिर ना किस्मत भी कोई चीज होती है। ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी को आपने रिसर्च करके लिया वो कभी गिरेगी नहीं। रिसर्च करके 5 के मल्टीपल पे ली हुई कंपनी का मल्टीपल मैंने कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखा है, और बाद में आपको उसे आधे करके फिर बेचते हुए निकलते हुए देखा है कि मार्केट ही कंपनी खत्म होने जा रही है। आइडिया ले लो, आइडिया का जब शुरू में प्रॉफिट कम हो 1 के मल्टीपल पे आ गई, लोगों ने बहुत खरीदा 200 रुपए भी उस टाइम, मल्टीपल भी सर 1 का हो गया, पर धीरे धीरे तो लॉस में आ गया। अब नेगेटिव मल्टीपल ले लो, अब वो 0 ही हो जाएगी। लोग अब भी खरीद रहे हैं, 8 रुपए का हो गया, अब कहाँ जाएगा। लोग 8 रुपए को तो ऐसे बोलता है, अरे 0 ही तो हो जाएगा। अरे भाई 0 करना है क्या पैसे, 8 रुपए है 0 ही तो हो जाएगा। अरे भाई 0 करना है कर दे, 1 करोड़ लगा दे, 8 रुपए के रेट पे हो जाएंगे 0। तो मतलब कहने का आपके क्वेश्चन का आंसर कि कुछ भी है। चलिए प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना पूछें, पढ़ाई से रिलेटेड पूछें, क्योंकि 2 घंटे की क्लास में अगर 1.5 घंटा प्रैक्टिकल पे बात होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर को भी, मुझे भी। और ये 8 में हम आपसे रोज कहेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछो। जब NISM 8 पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहेंगे। नेहा जी बोलिए। सर इन्वेंटरी और स्टॉक एक ही चीज होता है क्या? चीज होता है, एक ही चीज होता है। सर शुक्ला जी बोलिए। जैसे आज मैंने हाँ जो QC आया है आज मैंने उसको सॉल्व किया है, 50 में से 43 नंबर आ रहे हैं सर, ठीक है चल जाएगा इसमें से एक बार के सॉल्व कर देंगे। बुरे नहीं होते, लगा दो जरा। 83 नंबर बुरे नहीं होते, क्योंकि 50 में से 35 वाला पास है। अगर आप 43 ला रहे हैं तो मतलब आप पास होने लायक तैयारी कर बैठे हैं। लेकिन हमारा चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है। जो क्वेश्चन आप लोग टेस्ट में कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। वो सारे के सारे क्वेश्चन ना बैक क्वेश्चन में से हैं, समझिए। एक सरप्राइज वाला नहीं आ रहा है आपको। अगर आप अपने करे हुए 3 ला रहे हैं, पेपर में बिना करे हुए आएंगे। पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी नहीं किए। नए फिगर्स, नए क्वेश्चन। यहाँ पर तो फिगर तक सेम है। जो फिगर का क्वेश्चन मैं आपको बैक क्वेश्चन में डाल चुका हूं वैसी में से तो टेस्ट बन रहा है। तो त्रिपाठी जी जब सारे क्वेश्चन करे हुए हैं तो 50 में से 50 आने चाहिए। लेकिन 43 बुरे नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। खुश मैं 48 सर अगली बार को कल से सर आएगा रिस्पॉन्स सर, बढ़ेगा, बिल्कुल आएगा। करना क्या है, अगर आप 3rd लेसन का टेस्ट कर रहे हैं तो 3rd लेसन रिवाइज करना है पहले, फिर टेस्ट करना है। तो पूरे 50 ठीक सर, ठीक रिवीजन करके करना। नहीं कहीं जैसे कहीं बैठा रहता हूँ तो जैसे देखा कि कभी खाली फ्री हूँ तो वही बैठ के सॉल्व करने लगता हूँ सर, बैठे बैठे। आधे घंटे का टाइम है। और मैं आपको कुछ टेस्ट सीरीज देखो, जो मॉक टेस्ट सर दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। उसके अलावा मैं कुछ टेस्ट बना के देने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे 100 क्वेश्चन मैं बनाकर दे दूंगा और कहूंगा इन्हें सॉल्व कर लो बस। फिर अगले दिन उन 100 क्वेश्चन के आंसर शीट डाल दूंगा, आप अपने आप चेक कर लो। मैं ऐसा नहीं है, जब तक आपका पेपर नहीं होगा मैं जितना कर सकूंगा उतना करूंगा। क्लासेस तो नहीं लगा पाऊंगा, क्लासेस तो मैं सिर्फ क्वेरी क्लास लगाऊंगा।
लेकिन आपको टेस्ट बना बना कर देता रहूंगा और जो क्वेरी आएंगी वो ले लूंगा। अगर क्वेरी आई तो पहली बात तो क्वेरी आने ही नहीं दूंगा, क्वेरी मेरे चीज में आएगी नहीं, क्योंकि मैंने बुक में सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा है। जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना, क्वेरी तब आएगी अगर मैं उसके एक्सप्लेनेशन ना लिखूंगा। मैंने बहुत मेहनत की है जिससे कि अपना टाइम बचा पाऊं और आपको उस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेनेशन दे दी है। एक्सप्लेनेशन देने से फायदा ये होगा कि अगर आपकी क्वेरी होगी भी तो नीचे सॉल्व हो जाएगी जाके वो एक्सप्लेनेशन से। चलिए, जैसे कभी कभी क्या होता था कि जो एक्सप्लेनेशन लिखा होता है उसमें, तो उसमें कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं जो कि हम ट्रांसलेट भी करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेट में भी समझ में नहीं आते, तो उसको तो बता सकते हैं ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं। हाँ, पूछ लिया करें। मैं आपकी कभी किसी क्वेरी को आज तक मना किया है जॉब करूंगा? नहीं सर, नहीं सर। मैंने ये बात आपको पहले दिन बोल दी थी, अगर आपकी 1,00,000 बार भी क्वेरी आएंगी मैं सारी लूंगा। मेरी तरफ से मैं कोई गलती नहीं छोड़ूंगा, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपको पास कराने में। उसके बाद पास होना आपके ऊपर सिर्फ इतना रह जाता है कि जो मैंने पढ़ाया उसे पढ़ लो। सिर्फ पास की मत सोचो, टॉप करवा दूंगा। जितना मैं पढ़ा जी सर। चले जाना, 100 में से 100 आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज हमारा लेसन स्टार्ट नहीं हुआ। कॉर्पोरेट एक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होते हैं कॉर्पोरेट एक्शन? व्हाट आर द कॉर्पोरेट एक्शन? कॉर्पोरेट इवेंट्स आर सिग्निफिकेंट एक्शंस और डिसीजन टेकन बाय द कंपनी। जब कंपनी कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जो कि सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट मतलब बड़ा हो, बड़ा हो मतलब मटीरियल हो, मटीरियल मतलब, मटीरियल एक वर्ड आता है, पेपर में भी आता है ये। मटीरियल और सिग्निफिकेंट का मतलब एक ही होता है, इंपॉर्टेंट। मटीरियल का मतलब इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट का मतलब जो कि आपके स्टेक होल्डर को इफेक्ट करे। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की है और उस पर 1,00,000 रुपए का कोई पेनल्टी लग जाए तो उसके लिए छोटी बात है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इममटीरियल है। क्या है ये? इममटीरियल, इनसिग्निफिकेंट, बेकार, नेग्लिजिबल, छोटी अमाउंट। 100 करोड़ की कंपनी 1,00,000 रुपए की पेनल्टी लगने दो तो पान थूकने जैसी चीज हो गई। लेकिन एक कंपनी 1 करोड़ की ही थी और उस पर 1,00,000 रुपए लग गया, भाई टोटल कंपनी का 1% तो लग गया, ये उसके लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये उसके लिए मटीरियल हो जाएगा, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोई कंपनी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये उसकी वैल्यू से पता चलता है। अगर मान लीजिए शुक्ला जी आप 10,000 रुपए बैंक से निकाल कर लाए और वो आते आते रास्ते में गिर गए, तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं? है सर। लेकिन वही 10,000 धीरूभाई अंबानी के गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, नहीं पड़ेगा ना। तो 10,000 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी अमीर आदमी के लिए जो अरबोपति है उसके लिए नहीं है। ठीक, तो मटेरियल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन मैं समझा चुका आपको। तो कॉर्पोरेट इवेंट हम किसे बोलते हैं? जब कोई आप सिग्निफिकेंट काम करते हो जिससे कि स्टेक होल्डर के डिसीजन अफेक्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इवेंट। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब आप डेट इश्यू कर रहे हो नया या इक्विटी इश्यू कर रहे हो, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करना। एंड मार्केट परसेप्शन, या फिर कोई ऐसा काम जो मार्केट परसेप्शन के हिसाब से मटेरियल हो जाए, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट हो जाए, सिग्निफिकेंट हो जाए। दीज इवेंट्स में भी वॉलंटरी, ये आपकी मर्जी से भी हो सकते हैं, मतलब कंपनी अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जैसे नए शेयर इशू करना, डेट इशू करना। और मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ, या फिर लॉ के कहने की वजह से भी हो सकते हैं। दोनों केस में ही ये आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट इवेंट कहलाएंगे। कॉर्पोरेट इवेंट समझ में आ गया, और उसके एग्जांपल हैं सर डिविडेंड पे करना, सर नया लोन इशू कर देना, सर नई इक्विटी इशू कर देना, या बोनस शेयर इशू कर देना, या फिर 10 रुपए के शेयर को सर मैंने 5 रुपए वाले 2 दे दिए 10 के बदले, या 10 वाले के बदले मैंने 2 ले लिया और उसके बदले 20 वाला 1 दे दिया। मतलब कुछ भी इस तरह का काम करना, ये सब कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं। इतने में कोई किसी को क्वेरी हो तो पूछिए, वरना मैं बढ़ रहा हूं आगे। सर अब सर हम कैपिटल रेज करना चाहते हैं सर। एग्जांपल है हमारे पास 100 शेयर है, पूरा कंपनी का 100 शेयर है, और कंपनी इंक्रीज करना चाहता है कैपिटल को, वो बोलेगा 20 शेयर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। वो उसमें क्या होता है सर? मिलने को वो बढ़ जाता है, कैसा होता है? वो उसी में से कट जाता है, कैसा? कंपनी कहती है मेरी कंपनी में 100 करोड़ के शेयर हैं, मैं 20-20 करोड़ के और ऐड करना चाहती हूँ और इशू करना चाहती हूँ। करेक्ट सर। फ्रेश इशू मार्केट में आता है 20 करोड़ का,
हम लोग आईपीओ की तरह उसे अप्लाई करते हैं और वो पैसे कंपनी को मिल जाते हैं और हमें मिल जाता है शेयर, और फिर वो शेयर भी हमारे वाले शेयर, जो पुराने वाले शेयर है उनकी तरह ही ट्रेड होना शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत सारी कंपनियों ने किया भी है और अपने पैसे लगाए भी हैं। थोड़ी दिन पहले की बात है, बहुत कौन सी कंपनी का भी आईपीओ आया था, शायद हिंदुस्तान कॉपर का आया था या हिंदुस्तान जिंक का आया था, हाँ हिंदुस्तान जिंक का आया था। तभी वो गिरा था 500 रुपए से सीधे 400 350 रुपए आ गया था, क्योंकि शेयर का रेट चल रहा था 500। कंपनी ने कहा हम नए शेयर इशू करेंगे 400 पे। अरे तो कोई पागल है 500 का मार्केट में से खरीदेगा, तुम 400 का देने को तैयार हो? तो सबने अपने 500 वाले शेयर बेचे और आईपीओ में 400 रुपए में खरीद लिए। तो कंपनी का रेट आज भी 400 दोबारा नहीं आ पाया, 400 के आसपास ही चल रहा है। सर इस सिनेरियो में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दे नॉट ऑब्जेक्टेड एक्चुअली अगर बिकॉज दे आर केस में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी, क्योंकि इशू मार्केट प्राइस से ज्यादा पे आता है, कभी कभी नया इशू मार्केट प्राइस से कम पे आता है। तो जैसा भी होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा एग्जिस्टिंग वाले को, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी को तो फायदा है ना, कंपनी को पैसे से प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने के बाद सारे शेयर होल्डर को फायदा होगा, 400 वाले को भी और 300 वाले को भी। लास्ट में वो शेयर का रेट हो जाएगा 500, सभी को फायदा हो जाएगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही रेट डिसाइड किया जाता है और वो कंपनी का डिसीजन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ओके सर, थैंक यू। बायबैक क्या होता है सर? बायबैक होता है सर, मेरी कंपनी के 100 करोड़ के शेयर हैं, कंपनी का पैसा ज्यादा है, कंपनी कह रही है अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं 100 करोड़ में से 20 करोड़ शेयर के बायबैक कर लेते हैं। बायबैक का मतलब शेयर हम ले लेते हैं और उनके पैसे दे देते हैं। तो उसमें ये रूल है कि जो बायबैक आएगा वो मार्केट प्राइस से कम पर नहीं आ सकता, मार्केट प्राइस से ज्यादा पर ही आएगा बायबैक, ठीक है। और अगर कम पर आएगा तो शेयर होल्डर देंगे ही नहीं। शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कौन अपना शेयर देना चाहता है कौन नहीं। तो ज्यादातर बायबैक हमेशा मार्केट प्राइस से ज्यादा पे ही आता है। बढ़े आगे, कॉर्पोरेट इवेंट के एग्जांपल। पहला एग्जांपल है सर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कॉर्पोरेट इवेंट है। चलो दूसरा, सर कैश डिविडेंड भी दे सकते हो और शेयर डिविडेंड भी दे सकते हो। शेयर डिविडेंड का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर। शेयर डिविडेंड को क्या बोलते हैं? बोनस शेयर दे दिया। चलो सर डिविडेंड दो तरह का होता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल के बीच में कभी भी आपका मन करा और आपने दे दिया, साल में 4 बार भी दे सकते हो। उसे 4 बार भी दोगे तो चारों के चारों क्या कहलाएंगे? इंटरिम डिविडेंड। लेकिन जो डिविडेंड हमेशा आप 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते समय देते हो उसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। यानी कि अब जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी जो, और अब की बार जो डिविडेंड कंपनी देने वाली है उसके आगे लिखा हुआ फाइनल डिविडेंड। जैसे कल इन्फोसिस का रिजल्ट आया और इन्फोसिस ने डिविडेंड दिया है तो उसके अंदर देखोगे लिखा हुआ मिलेगा फाइनल डिविडेंड। लेकिन इन्फोसिस ने आज से 6 महीने पहले भी दिया था, उसमें लिखा मिलेगा इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि वो साल के बीच में दिया गया और ये साल के एंड में दिया गया। आज 30 रुपए डिविडेंड दिए थे टीसीएस ने। टीसीएस ने भी दिया है तो वो भी फाइनल डिविडेंड लिखा होगा, देखना वहां। तो जो साल के एंड में दिया जाता है वो फाइनल, जो बीच में दिया जाए वो इंटरिम। इम्पैक्ट सर यहाँ पे याद रखने के लिए मार्च में जब डिविडेंड रिजल्ट के बाद आता है वो फाइनल डिविडेंड होता है, बीच में जो दिया तो वो इंटरिम डिविडेंड। तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली हम इसे मार्च नहीं बोलेंगे, हम इसे कंसेप्चुअली बोलेंगे जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए। अब Yes, sir. समझिए कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च में ऐड नहीं करती, दिसंबर में करती है। करेक्ट। तो जो कंपनी दिसंबर में अपना फाइनेंशियल ईयर एंड कर देती है तो उसके लिए दिसंबर वाला फाइनल होएगा, जो मार्च में एंड करती है उसका मार्च वाला फाइनल होएगा। इम्पैक्ट पॉजिटिव इफेक्ट यह है कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर सीकिंग इनकम। तो वो वाले इन्वेस्टर आपका शेयर खरीद के बैठ जाते हैं जिन्हें इनकम चाहिए। मैंने शेयर खरीदा 1 करोड़ का, उसमें 10,000 मेरे वापस आ गए तो कोई बात नहीं, मैंने तो शेयर बेचना ही नहीं है, 10,000 लेकर बैठ जाते हैं। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? कैन रिड्यूस रिटेन अर्निंग एंड फ्यूचर ग्रोथ कैपिटल। अब कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसे 50 रुपए डिविडेंड बांट दिया तो कंपनी का रिजर्व कितना रह जाएगा? सिर्फ 50। इसकी वजह से रिजर्व कम हो जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है? 10 रुपए का शेयर था, उसके बदले में 2 वाले 5 दे दिए। स्टॉक स्प्लिट करोगे तो कोई बात नहीं। स्टॉक स्प्लिट का रेशो क्या होता है सर? स्टॉक स्प्लिट का रेशो होता है 1:5। स्टॉक 1 शेयर बिकम्स 5 शेयर, मतलब 1 शेयर को 1/5 कर दिया, मतलब 1 के 5 बना दिए। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई चेंज नहीं होती। मैंने पहले दिन बताया था, अगर आपने 10 रुपए वाले शेयर को 2 वाले 5 बना दिए तो टोटल कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, कैपिटल चेंज नहीं हुई, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और फेस वैल्यू भी कम कर देते हैं सर। चलो अब इसका आंसर जरा कौन बताएगा? सबसे पहले बताएंगे शुक्ला जी। शुक्ला जी बताइए, अगर मान लीजिए जी सर, पूछिए। एक कंपनी के 1 लाख शेयर थे
शेयर एट द रेट ऑफ 100 वाले, तो ये हो गए 1 करोड़ की कैपिटल। जी सर। में नंबर ऑफ शेयर 1 लाख थे, फेस वैल्यू 100 थी और कैपिटल थी 1 करोड़। ये वाली बात तो समझ में आ गई। जी सर। अब उस कंपनी ने क्या करा, 100 रुपए वाला शेयर ले लिया और उसके बदले 50 वाले 2 दे दिए, यानी कि स्टॉक स्प्लिट कर दिया, 100 के बदले 50 वाले 2। तो ऐसा करने की जी सर। नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे कि घटेंगे? नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे सर। पहले कितने थे? 1 लाख, अब कितने हो जाएंगे? अब 1-2 हो जाएंगे सर, तो 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे। बढ़ जाएगा। अच्छा, फेस वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? तो फेस वैल्यू घट जाएगी सर। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 50। वेरी गुड। टोटल कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? टोटल कैपिटल तो सर वही रहेगी, वही रहेगा सर। ना बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रहेगी। बिल्कुल सही, इक्वल रहेगी ना सर। सही। जी सर। जी सर। अब एक कंपनी ने क्या करा, अब पहले तो 100 के बदले 50 वाले 2 दे देते, अब 100 के बदले 100 वाले 10 ले लिए और उसके बदले 1000 का एक दे दे, से बोलता है कंसोलिडेशन। ये उसका उल्टा होता है जो इससे पहले बताया मैंने आपको। बताओ इस वाले केस में क्या होगा? मैं दोबारा पूछता हूं, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से बोलिए सर। कंपनी ने 100, इसमें भी बराबर रहेगा सर। क्वेश्चन पूछने दो। 100 वाला शेयर 10 नंबर था, 10 शेयर ले लिए 100 वाले और उसके बदले 1000 वाला 1 शेयर दिया। कंसोलिडेशन बोलते हैं। जब 10 शेयर लेके देते हैं तो उसे कंसोलिडेशन बोलते हैं, और जब 1 शेयर लेके 10 दे देते हैं तो स्प्लिट बोलते हैं। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, कंसोलिडेशन का मतलब जोड़ना। तो इन्होंने 10 शेयर लिए और जोड़ के 1 बना दिया। तो अब ऐसा करने पर सूर्यवंशी जी बताइए, ऐसा करने पर नंबर ऑफ शेयर घटेंगे कि बढ़ेंगे? कम हो जाएंगे सर नंबर ऑफ शेयर। कितने हो जाएंगे? पहले 1 लाख थे, अब कितने हो जाएंगे? अब उसके आधे हो जाएंगे आधे सर। नहीं होंगे सर, 10 के बदले 1 दिया। हाँ, 10 के बदले 1 दिया। कितने हो जाएंगे? 1 लाख हुए भाग, 1 लाख में 10 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10,000 हो जाएंगे। 10,000। ठीक है, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? हजार करीब 1000 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 10 टाइम्स। हाँ, तो ये लिखी भी तो है, 1000 हो गई। 100 वाले 10 लेके 1000 का 1 दे दिया, तो फेस वैल्यू 1000 हो जाएगी। कैपिटल में बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा सूर्यवंशी जी? कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कोई नहीं पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना अब ये? तो हाँ सर। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। बढ़े आगे। कंसोलिडेशन भी बोलते हैं और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी बोलते हैं। ये आ गया अगला ही। देखो कंसोलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। कंसोलिडेशन भी इसी को बोलते हैं और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी इसी बोलते हैं। कंसोलिडेशन भी इसी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है सर? फ्री में कंपनी के 100 शेयर पहले थे, हर शेयर को 1 शेयर और दे दो, मतलब 100 तो पहले से थे, 100 और हो गए। अब बोनस पे भी बात कर लेते हैं। बोनस क्या होता है सर, उस पर बात कर लेते हैं। एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, कैपिटल थी 10 लाख की। कंपनी ने बोनस दे दिया 1:1। 1:1 का मतलब 1 पे 1 बोनस। बोनस का मतलब होता है फ्री में शेयर, यानी कि जो 1 लाख शेयर थे पहले, वो कितने हो जाएंगे? 2 लाख। फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं सेम रहेगा। फेस वैल्यू में कुछ नहीं होगा। 1 लाख शेयर थे पहले, 1 लाख और इश्यू हो गए, फेस वैल्यू को नहीं छेड़ा, फेस वैल्यू उतनी है। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख। 20 लाख। 20 लाख। तो बोनस शेयर में फेस वैल्यू सेम रहती है, नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाते हैं और कैपिटल भी बढ़ जाती है। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब सर कंपनी को ये 10 लाख रुपए की कैपिटल फ्री में देने का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं फायदा हुआ। अपने शेयर होल्डर को 10 लाख फ्री में बांटे।
लेकिन ये 10 लाख रुपए क्या कंपनी ने कैश में दिए? सर रिजर्व में दिया, सरप्लस रिजर्व। सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस से दिए तो पेपर में ये नहीं आएगा कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो पूछेंगे रिजर्व एंड सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप कहोगे कम हो गया। सरप्लस में बहुत सारा पैसा था, उसमें से 10 लाख निकाल के आपने बोनस शेयर दे दिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख रुपए कम हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब पेपर में एक क्वेश्चन और आएगा, उसका आंसर देंगे, पहले उसका आंसर देंगे रत्नाकर जी। रत्नाकर जी आप बताइए, बोनस शेयर इशू करने पे कंपनी के पास कैश आता है या जाता है? नहीं, वो फ्री में ही रहते, कुछ आता नहीं। और जाता भी है? नहीं सर सरप्लस से माइनस होगा क्या? हाँ जी, सरप्लस से माइनस होगा क्या? बिल्कुल, रिजर्व एंड सरप्लस जो होगा उसमें से माइनस हो जाता है, कैश पे नहीं पड़ता। रत्नाकर जी ने आंसर दिया, बोनस शेयर इशू करने से कंपनी को ना तो कैश मिलता है ना उनके पास से कुछ जाता है। बिल्कुल सही आंसर, पेपर में आ जाए तो नो चेंज नो इफेक्ट ऑन कैश लिखाना। वेरी गुड, रत्नाकर जी वगैरह सब पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। कुछ स्टूडेंट और हैं जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, शांत बैठे रहते हैं, मुझे उनके नाम भी याद नहीं हुए अभी तक, जिसमें चंद्रकांत जी हैं, गुरचरण जी को तो मैंने कभी सुना ही नहीं, केतन जी भी बहुत कम बोलते हैं, नीलेश मिश्रा जी का तो नाम ही बहुत बार, मैं शायद कभी नाम भी नहीं लिया क्लास में, रिंकी यादव जी का नाम आज पहली बार देख रहा हूँ, ये कौन है, नए बच्चे हैं ये? आती है रिंकी जी आप रोज? रिंकी जी क्लास में हैं आप? हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ सर। मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है, कर लिया हूँ। नाम चेंज कर लिया करे ज्वाइन होने से पहले, हमें पता तो चले कौन है। ठीक है सर, ठीक चलिए, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है यादव जी? हाँ हाँ सर, ठीक, वेरी गुड, बढ़िया। इंटरेक्टिव रहा करें, अपनी क्वेरी जो हो छोटी मोटी ले लिया करें, और अगर क्वेरी भी ना हो तो जब मैं आंसर्स पूछता हूं तो हैंड रेज या अपनी तरफ से आंसर बोला करें। मैं कोई डांट थोड़ी सकता हूं, मैं तो डांटता भी नहीं हूं, इतने दिन हो गए। नहीं सर, वो तो सही है, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो आंसर दिया करें, हमें इंटरेक्टिव लगने चाहिए कि हाँ सब जागे हुए हैं, ऐसा म्यूट कर लीजिए किसके यहाँ बच्चे बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो सर बोनस शेयर भी समझ में आ गया, इसमें आपको फ्री में मिल जाते हैं शेयर, प्रॉफिट कम हो जाता है, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट इशू, राइट इशू का मतलब होता है सर, कंपनी का शेयर जिसने पहले से ले रखा है उसके पास ऑप्शन है खरीदने का, कोई नया बंदा खरीद नहीं पाएगा। जिसके पास पहले से शेयर है वो खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं खरीदना है तो ना खरीदे। तो राइट शेयर हमेशा रेट से थोड़े कम पे होते हैं, इसलिए वो उसी को मिलते हैं जिसके पास पहले से शेयर। ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पहली बात तो कोई नया शेयर होल्डर इसमें नहीं आ पाएगा, जिसके पास पहले से शेयर है बस वही खरीद पाएगा। टू परचेज एडिशनल शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, मान लो शेयर का रेट चल रहा था 100 रुपए, कंपनी कहती है भैया जिसके पास एक शेयर है मैं उसे एक शेयर राइट शेयर दूंगी एट द रेट ऑफ 50। मतलब अगर आपके पहले से एक शेयर आपने खरीद रखा है 100 रुपए में, तो आप एक और शेयर खरीद पाओगे 50 रुपए में। शेयर खरीदने का फायदा ये होगा कि आप ये समझ कर चलो उसने 50 रुपए बोनस दिया कंपनी ने आपको, 50 रुपए लेगी कंपनी, लेकिन शेयर 100 रुपए वाला देगी, तो अल्टीमेटली आपको 50 रुपए तो बोनस मिल गया ना। तो राइट शेयर हमेशा सब्सक्राइब करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं राइट शेयर क्या होता है। जब राइट शेयर आता है उन्हें पता ही नहीं चलता, वो बिना सब्सक्राइब करे ही रह जाता है, बाद में कहते हैं भैया मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा करने से फायदे होते हैं, एक तो कंपनी को पैसा मिल जाता है, दूसरा कंपनी का बोनस भी शुरू हो जाता है। अब मुझे बताइए रत्नाकर जी, राइट शेयर में कंपनी को पैसा मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। चलिए, तो शुक्ला जी आप बताइए, राइट शेयर इशू करने से कैपिटल इंक्रीज होती है कि नहीं? यस सर, जब सर शेयर देती है कंपनी, तो एक शेयर अगर और इशू करे 50 रुपए में, तो कैपिटल कंपनी की तो बढ़ेगी ना सर, 50 रुपए और आएगा कंपनी के पास। तो वेरी गुड। चलिए सूर्यवंशी जी बताएंगे कि राइट शेयर इशू करने से प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस कम होता है कि नहीं? नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? 50 रुपए कहां से दिए? 100 रुपए की चीज को 50 रुपए। अच्छा हाँ हाँ, उसको डिस्काउंट में मिल गया, राइट राइट सर, राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस कम होता है? हाँ होगा सर।
नहीं होगा ना सर? बताइए क्यों नहीं होगा? सर वो 50% जो उसने पे करा वो तो करंट प्रॉफिट से कर देगा। रिजर्व एंड सरप्लस तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बना। चलिए मैं इसका आंसर जहां तक मेरे को लगता मैं इसका आंसर बता देता सर उसमें तो शेयर दिया ना सर, उसमें तो कैश में होगा ना। हूं। चलिए बता देता हूँ। देखिए जब आप 100 रुपए वाला शेयर है ना, 100 रुपए का शेयर है और 50 रुपए में दे रहे हो, तो हमें इस बात से मतलब नहीं होता वो कितने का है। हमें इस बात से मतलब है कि हमने शेयर दिया। अब क्या होता है, शेयर 50 रुपए में जा रहा है लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। तो जब 10 रुपए, अभी हम उसके ऐसे नहीं देखेंगे हमने 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में देना चाहिए था, हमने 50 में दे दिया, 50 का लॉस हो गया, ऐसे नहीं गिनेंगे उसे ऐसे गिनते हैं कि 10 वाला शेयर 50 में चला गया, तो हमने अभी भी 40 रुपए प्रॉफिट में दिया, तो उल्टा 40 रुपए हमारे प्रॉफिट में बढ़ जाएंगे क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 10 ही है। तो जब हम अपना मार्केट प्राइस 100 वाला शेयर 50 में दे रहे हैं ना, तो हमें प्रीमियम का लॉस तो हुआ, हमें 90 रुपए प्रीमियम मिल सकता था, हमें 40 रुपए प्रीमियम मिला, लेकिन उसे लॉस नहीं मानेंगे, हम उसे कहते हैं 10 वाला शेयर 50 में चला गया, इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट। 50 रुपए है हमारे पास, टू शेयर गया 10 रुपए का और टू प्रीमियम गया 40 रुपए का, और जो प्रीमियम है रिजर्व एंड सरप्लस जाके ऐड हो जाता है। तो सर रूल के हिसाब से तो ये हमारा लॉस था, लेकिन अकाउंटिंग करते समय ये रिजर्व एंड सरप्लस में लेस नहीं होता है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और जिनको अकाउंटिंग करने आते हैं उन्हीं को समझ में आएगा, लेकिन जो सही आंसर है वो यही है कि जब हम 50 रुपए में भी इशू करेंगे तो भी कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 10 रुपए फेस वैल्यू को शेयर 50 में इशू कर रही है, उसे अभी भी हो रहा है। तो सर जब राइट इशू आता है तो हमको लेना चाहिए, राइट इशू खरीदना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो जैसे 50 रुपए में मिल रहा है तो फिर जैसे ही अपन ले लेंगे और वो प्रोसेस एंड हो जाएगी तो वो फट से 100 रुपए का हो जाएगा। आप 50 रुपए वाला अप्लाई कर दो और 100 रुपए वाला जो पहले से है, जैसे ही वो 50 वाला आपको मिले फट से भेज दो। अच्छा, राइट इशू मिलेगा भी उसको जिसके पास में उस कंपनी के शेयर पहले से हैं। पहले से उस दिन जो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास शेयर होना चाहिए, तो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास शेयर है, आपने अप्लाई कर दिया और रिकॉर्ड डेट के अगले दिन बेच दो। शेयर आएंगे 15 दिन बाद आपके अकाउंट में, तो जो राइट शेयर आएंगे 15 दिन बाद वो बाद में बेचना, पहले जो करंट वाला है वो 100 रुपए में, क्योंकि जितने में आप 100 वाला बेचोगे उतनी शेयर आपको और मिल जाएंगे 50 के रेट पे, आपका 50 का प्रॉफिट हो गया, शेयर उतने के उतने आपके पास। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर थे, आपने 100 शेयर राइट इशू में अप्लाई कर दिया, तो मिलने ही मिलने, जब आपके पास शेयर है वो तो कोई कैंसिल कर ही नहीं सकता, तो राइट शेयर मिलने ही मिलने, जैसे ही आपने अप्लाई करा उठा के 100 रुपए में पुराने वाला बेच दो, एक दिन बाद रिकॉर्ड डेट के अगले दिन, और ज्यादातर रिकॉर्ड डेट के अगले दिन शेयर गिर जाता है। लेकिन सर राइट इशू का रेशियो हमेशा सर जैसे जो आईपीओ आता है कई, जैसे अभी टाटा का आएगा तो टाटा के शेयर यदि आपके पास एक दो है तो उसमें शेयर होल्डर कोटा में अपना अप्लाई कर सकते हैं। वो शेयर होल्डर कोटा, तो वो क्या चीज है सर? प्रतीक जी आपकी क्वेरी बोलिए। जैसे आप बोल रहे थे कि पहले अभी जो पहले जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ थिंग जो मेरे पास पहले से है मैं वो बेच दूं और राइट वाले तो आ ही जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं बोला, आपके पास 100 शेयर पहले से थे, रेट चल रहा है 100 रुपए, अब आपने राइट शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने की डेट आज लास्ट थी, आपने आज अप्लाई कर दिया, यानी कि आपके अकाउंट में अगर 100 शेयर हैं तो आपको 100 मिल जाएंगे, आपने अप्लाई कर दिया, पेमेंट दे दी। अब कल मान लो रेट 90 रुपए पे खुलता है और आपने तो 50 रुपए पे खरीदे अगले 100 शेयर, तो 90 रुपए पे पुराने 100 तो बेचो, को 50 रुपए हो गए, फिर मेरा क्वेश्चन था राइट का रेशियो क्या हमेशा 1:1 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट? नहीं, राइट शेयर का आपका रेशियो ऐसा भी हो सकता है 1:10 हो सकता है। 1:10 का जिसके पास 10 शेयर होंगे उसे एक ही मिलेगा, तो जितने भी मिल रहे हैं उतने लो लेने चाहिए। सर ये कैसे पता चलता है कि राइट इशू और कैसे अप्लाई किया जाता है? अरे पूरा नोटिफिकेशन आती है, मेल भी आता है आपके पास, अगर आपके पास कंपनी के शेयर मेल आएगा, ऐड देखने को मिलेगा, अनिल सिंह भी बताएगा सुबह सुबह, भैया राइट शेयर आया है ले लो, मैं भी बता दूंगा, मार्केट पता लगेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? नहीं तो डीमेट में आ जाता है सर, डीमेट में दिखने लगता है कि ये राइट इशू है, आएगा आपको मेल भी आएगा, सीडीएसएल की तरफ से भी मेल आएगा, कंपनी की तरफ से भी मेल आएगा, रूल है ये। सर तो ये जो राइट इशू है, ये राइट इशू तब आता है जब कंपनी को पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, पैसा चाहिए होता है तो वो राइट इशू लेकर आता है। अभी इरेडा ने भी इस तरह से किया था, कोई आते ही रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उसका आया था हिंदुस्तान जिंक का, न्यू इशू आया था, राइट नहीं आया था, न्यू इशू आया था। राइट शेयर भी कुछ दिन पहले आया था, छोटी छोटी कंपनी में तो आता ही रहता है ना। मुझे एक चीज बताइए सर, जैसे जो बोनस आपने अभी बताया एक स्प्लिट था, अब जो फेस वैल्यू है वो
कहाँ तक जा सकती है? कम से कम कितने, जैसे 10 का हाफ 5 हो गया, 5 का एक का, बस एक खर्च उसका, फिर वो कभी स्प्लिट नहीं करेगा। सबसे कम फेस वैल्यू 1 रुपया है, 1 रुपए से कम फेस वैल्यू होती ही नहीं है एज पर गाइडलाइंस। तो कहीं पे पॉइंट में भी होता है, पॉइंट 1 फेस वैल्यू पॉइंट। नहीं होती वो, अच्छा, फेस वैल्यू मिनिमम 1 रुपया कर दिया सेबी ने, और 10 रुपए के ज्यादातर नॉर्मल शेयर होते हैं। जिसका 1% भी होगा वो कभी उसका आप फ्यूचर में कभी स्प्लिट नहीं जिसकी होगा। फेस वैल्यू 1 रुपया हो गई वो कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं करेगा, या फिर वो पहले 1 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए में कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद दोबारा बोनस देना शुरू कर देगा। एमआरएफ ने आज तक नहीं करा सर। एमआरएफ ने ना आज तक बोनस दिया, ना आज तक स्प्लिट करा, बल्कि उसे करना चाहिए, स्प्लिट कर देना चाहिए। चलो बोनस नहीं भी देना है तो स्प्लिट कर दो। बायबैक और रिवर्स बुक बिल्डिंग में क्या फर्क होगा? बायबैक का मतलब हमने खरीद लिया, और दूसरा क्या पूछ रहा है आप? रिवर्स बुक बिल्डिंग। रिवर्स बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग तो होता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग क्या है? रिवर्स बुक बिल्डिंग जहाँ तक मुझे याद है वो होता है जहाँ पे कंपनी लेगी, बट आई हैव एन ऑप्शन एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, आई हैव एन ऑप्शन टू बिड फॉर माय प्राइस। लाइक अगर कंपनी ने बोला मैं 100 रुपए वापस कर दूं, तो मैं उसको ऊपर भी बोल सकता हूँ, नहीं मैं इतने पे आपको दूंगा। पहले बुक बिल्डिंग बता देता हूँ क्या होता है। कंसेप्ट अच्छा पूछा आपने, और पेपर तो पागल लोग बनाते हैं हमारा NISM 15 का, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो मुझे नॉलेज ना हो। ऐसा अगर आप कोई कंसेप्ट दे दोगे मुझे जो मुझे नॉलेज ना हो, तो मैं तो थैंक यू बोलूंगा, मेरी नॉलेज बढ़ा दी। तो पहले मैं बुक बिल्डिंग बता देता हूँ। बुक बिल्डिंग की मुझे नॉलेज है, रिवर्स बुक बिल्डिंग मैंने नहीं पढ़ा कभी। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? जब कंपनी नया नया IPO लाती है तो वो कंपनी शेयर अपना रेट तय करती है, मैं इसे 400 पे लाऊं कि 4000 पे लाऊं कि 500 पे लाऊं कि 200 पे लाऊं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार शेयर फेल हो गया, मान लीजिए आपने IPO निकाला और 90% सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला, तो फिर वो कंपनी फेल हो जाएगी, फिर उसको IPO लाने की परमिशन नहीं मिलेगी सेबी से। ठीक है, तो रूल ये है कि आप एक ही बार IPO ला सकते हो, और अगर वो फेल हो गया तो दोबारा IPO नहीं ला पाओगे। वो फिर आपको दोबारा से अर्जी देनी पड़ेगी, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, सारा काम, है ना। तो IPO आने से पहले कंपनी सोचती है कि मुझे कैसे पता चले वो रेट, कि मेरा शेयर 200 पे बिकेगा कि 400 पे बिकेगा कि 500 पे बिकेगा। तो कंपनी अपना बुक बिल्डिंग प्रोसेस शुरू करती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास अपना बिड भेजती है कि भैया आप हमें बिड दो, कितने में लोगे। तो अलग अलग इन्वेस्टर अपने अपनी बिड बताते हैं। बड़े बड़े बैंकर्स को ही भेजा जाता है, बस वो एक एक बंदे को आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ICICI वाले, HDFC वाले, मॉर्गन स्टैनली, फॉरेन बैंक्स भी, इंडियन बैंक्स भी, और कोई बड़ा शेयर होल्डर जो होते हैं जो खरीदना चाहते हैं उस कंपनी में, वो, और रिटेल पीपल से भी कहा जाता है कि अगर आप भी करना चाहो तो कर दो, लेकिन उनकी क्या वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू बताएंगे वो। उनसे ये पूछा जाता है कितनी क्वांटिटी ले लोगे आप और किस रेट पे ले लोगे। तो जब अलग अलग अपनी क्वांटिटी बताते हैं तो सब अपनी क्वांटिटी रेट कम करके बताते हैं। मान लो कोई 100 रुपए में खरीदने को तैयार है तो 95 ही बताएगा, है ना। तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने रेट में तो मेरा शेयर बिकी जाएगा। तो ये गारंटी नहीं है कि जितने पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे बिड है उतने पे इशू करे, उसकी मर्जी, ज्यादा पे इशू कर दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई नहीं खरीदेगा, ना खरीदे। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से बोला जाता है जब हम अपनी वैल्यू चेक करने के लिए एक फेक प्रोसेस अपनाते हैं कि भैया तुम बिड करो, फिर उसे बुक बिल्डिंग बोला जाता है, और वो ऑनलाइन होता है। बुक बिल्डिंग से हमें एक रेट पता चल जाता है, फिर हम एक रेट डिसाइड कर लेते हैं और उसे अनाउंस कर देते हैं कि अब हम IPO ला रहे हैं। तो वो जो एक तरीके से रेटिंग लेना हो गया सर, कि एक तरीके से निकलवाना हो गया मार्केट से, इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब सर रिवर्स मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा कभी, वो आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, कुछ निकल कर आया तो फिर मैं भी पढ़ूंगा एक बार और फिर बताऊंगा, समझाऊंगा। सर इसी तरह हुंडई के जो है 1900 कुछ रुपए में उन्होंने लॉन्च किया, जबकि एक्चुअल में कीमत उसकी कम थी, फिर वापस वो माइनस में आ गया। तो सर इसमें सेबी का कोई चेक नहीं होता कि वो इतना प्रीमियम पे क्यों ले आते हैं और बाद में वो उस वे पे कहीं पहुंचता भी नहीं है। रिवर्स बुक बिल्डिंग आ गया भैया। रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है जब कंपनी अपना शेयर डीलिस्ट करती है। वो कहती है मैं अपना शेयर तुमसे वापस लेना चाहती हूँ, दो मुझे मेरे शेयर। तो हमारे से शेयर वापस लेने के लिए भी तो एक रेट निकालना पड़ता है। तो जब IPO के लिए बुक बिल्डिंग करती है तो वो बुक बिल्डिंग है, जब डीलिस्टिंग के लिए बुक बिल्डिंग करती है तो वो बुक बिल्डिंग ही रही है, लोगों से अपने शेयर का प्राइस पूछ रही है, लेकिन फिर उसे रिवर्स बुक बिल्डिंग बोल देते हैं। तो सेम चीज है, बुक बिल्डिंग भी और रिवर्स बुक बिल्डिंग भी, बस बुक बिल्डिंग IPO के टाइम पे की जाएगी और रिवर्स बुक बिल्डिंग डीलिस्टिंग के टाइम पर की जाएगी। बुक और IPO के टाइम पर कंपनी को पैसा मिलता है, डीलिस्टिंग के टाइम पर बायबैक ऑफ शेयर करना पड़ता है, उसमें पैसा जाता है। अब बोलिए आपकी क्वेरी।
मैं कह रहा हूँ जैसे आईपीओ आया उसमें उसका प्राइस बना, जैसे मान लो हम एक का लेते हैं, जैसे इसका पेटीएम का था सर, वो 2100-2200 पे उसका रेट कैसे डिसाइड हो गया, जो होने के बाद आईपीओ में आया उसके बाद वो कभी वो वहां पर वापस पहुंचा ही नहीं। तो उसमें कोई सेबी का कोई चेक या कुछ उसका रेट ओवर प्राइस होकर भी कैसे डिस्क हो गया? पेटीएम ने अपना शेयर 2200 में बेचा, आप लोगों ने खरीदा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। खरीदने वाला बेवकूफ था, बेचने वाला समझदार था, उसने बेच दिया 2200 पे, खरीदने वाले ने खरीद लिया, फंस गया। अब बाद में 900 आ गया, कंपनी में कोई प्रॉफिट लॉस हो गया, भैया ये कोई सेबी को थोड़ी पता रहेगा पहले से, भैया खरीदने वाले को पता होता तो क्या वो खरीदता? यही मार्केट है भैया, आप अपने रिसर्च खुद करो, ऐसा बोलती है सेबी। इसमें कोई गलत नहीं था। शेयर ऐसे ऐसे भी थे, जैसे बस किसी का नाम क्यों दिलवा रहे हो? कभी फिर जोमेटो का नाम ले लूं, 100 रुपए पे आके 9 रुपए का हो गया था एक साल में, है ना? फिर गलत हो जाएगा किसी कंपनी के बारे में बोलना, हालांकि अब तो वापस 100 पे आ गया है, तो है ना? या फिर मैं LIC का नाम ले लूं, गवर्नमेंट ने भी चुना लगाया था सबको 1000 रुपए के। तो जैसे एक वो भी था, एक अभी एक एसएमई का आया था सर कार 24 भी था। अरे चलो एक शोरूम था, छोटी कंपनियां ने छोड़ो, मैं तो सबसे बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, LIC। 1000 रुपए जी सर। इशू का अगले दिन ही 15-20 दिन के अंदर अंदर 400 पे आ गया था। सर मैंने 550 पे इसके एवरेजिंग कर करके प्रॉफिट निकाला। हाँ, LIC अब ले लो, बहुत बढ़िया शेयर है, 850 रुपए तक तो चला ही जाएगा। मैंने ले रखा है, LIC लिया था मैंने। सर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO होते हैं, इनकी सेबी से क्या सेटिंग होती है? नहीं, या सेबी को बोलते हैं भैया मेरा ये थोड़ा सा हो गया, जरा देख लेना, इसमें कुछ बोलना नहीं है, करना नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो मेरे को थोड़ी पता होगी ये बात। सर एक क्वेश्चन है मेरा, लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे ये ट्रम्प है, तो फिर ट्रम्प ने पहले मार्केट नीचे गिराई, बिजनेसमैन था, इसे मार्केट में पैसा लगाया, बाद में इसने फिर पीछे कर लिया, एक दिन के लिए मार्केट बढ़ाई, पैसा लगाया, ये तो फिर मैनिपुलेशन तो खुद भी कर सकता है ये तो। ट्रम्प तो करता है, इसने अपने मुझे तो देखो आज मार्केट फिर 1600 गिर गई सर। सर उसने तो ये भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही समय यही है। अरे मैं बताता हूँ, ट्रम्प ने पहले 90 दिन वाली जो परसों अफवाह आई थी ना, तो 90 दिन वाली ट्रम्प ने कही होगी अफवाह, कोई ऐसी उड़ जाती है मार्केट में, कहा ही होगा। लेकिन फिर ऑपरेटर ने फोन करके कहा भाई ट्रम्प रुक जा जरा, इंडिया में एक्सपायरी होने वाली है, एक्सपायरी होने दो उसके बाद बोल दियो। तो उसने अगले दिन कह दिया मैंने तो कही नहीं। तो अगले दिन हमारी एक्सपायरी पे मार्केट टूट गई, एक्सपायरी पे सबकी कॉलेज। उसके बाद जैसे एक्सपायरी हुई हमारी, शाम को उसने कह दिया 90 दिन वाली बात, हमारी मार्केट 4% ऊपर दिखा रही है, अमेरिका की मार्केट 7% ऊपर हो गई। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए शांत बैठे रहो। ट्रम्प साहब बहुत अच्छे हैं, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, ऐसे चलता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए सर, जो हम लोग फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जैसे अभी हमको मान लीजिए एक भेल कंपनी, आप बता रहे हैं भेल कंपनी है, उसकी 24 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है? तो सर जैसे मान चलते हैं कि हम भेल कंपनी की बाय कर लिया फ्यूचर, तो उसके बाद हमको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो क्या उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कैश में? हाँ, जैसे फ्यूचर हमने बाय किया भेल का, मान लीजिए 212 रुपए में चल रहा है, अगर आपने अपना फ्यूचर नहीं सेल किया तो फिर आपको पूरे पैसे देके कैश में लेना पड़ेगा। अच्छा फिर कैश में लेना पड़ेगा सर? उसमें नुकसान तो नहीं होता होगा ना सर? अगर आपने फ्यूचर ले लिया और आपने उसे एक्सपायरी डेट से पहले पहले सेल नहीं किया, तो फिर आपको पूरे देने पड़ेंगे और कैश में आपके अकाउंट में आ जाएगा अपने आप। देखिए सर 4 लाख उसकी वैल्यू तो 4 लाख होती है, तो 4 लाख तो कैसे दे पाएगा आदमी? देते हैं 40 लाख भी देते हैं लोग। मैंने 10 स्लॉट ले रखे थे एक आइटम के, 40 लाख रुपए जमा करके 10 स्लॉट ले लिए थे। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए लगाया, 1.5 लाख रुपए, और हमने एक लॉट ले लिया है सर, तो जिसका मतलब डेट पे अप्रैल वाला बेच के मई वाला ले लेना। अच्छा जी सर, में आ जाएगा। सर मुझे ये जानना है कि अगर 50,000 वाली क्लास पढ़ेंगे, जो अप्रैल वाला आपने बेचा और मई वाला ले लिया, इस चीज को बोलते हैं रोल ओवर। सब समझ लो, पेपर में आ सकता है। जब हम ड्यू रोल ओवर बोलते हैं सर। हाँ जब हम ड्यू डेट पे करंट मंथ का फ्यूचर बेच देते हैं और नेक्स्ट मंथ का ले लेते हैं, इसे बोलते हैं रोल ओवर कर लिया, 1 महीना उसकी लाइफ बढ़ा दी। हाँ जी, अब बोलिए जी। हाँ सर, मुझे ये जानना है कि अगर मैंने एक्सपायरी के दिन नहीं बेचा तो भूल गया मैं, तो मुझे कैसे खरीदना होगा उसको? तो फ्यूचर खरीदा और वो मैंने रोल ओवर नहीं किया है। नहीं खरीदना कर, जब डेट आ रही होगी ना, तो कंपनी वाले आपको फोन करेंगे, त्रिपाठी जी आपने फ्यूचर ले रखा है, एक्सपायरी डेट है,
या तो शाम को 3 बजे तक पैसे जमा करा देने, वरना 3:05 में हम काट देंगे। मतलब वो ऑटो कट आउट कर काट देती है। और फिर भी रुके रहे तो या तो पैसा डालेंगे या तो सारा कट जाएगा, तो फिर ऐसा कोई मतलब ही नहीं पैसा है। होगा तो रुके रहोगे आप, वरना कंपनी काट देगी ऊपर से। अच्छा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी वो पैसा होगा तो। खत्म कर देगी, लॉस बुक कर देगी। सूर्यवंशी जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर वो 50,000 वाली क्लास, अरे सर 50,000 की क्लास जरूर देंगे हम, लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद देंगे जरूर सर देंगे। आज अमेरिका का फिर से टूट गया था, डाउ जोन्स 1800 डाउन चला। अच्छा, फिर से गिर गया। हाँ गिर गया, वो वहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा आ गया, इन्फ्लेशन सही आ गई, बात नहीं, लेकिन हमारी मार्केट इन्फ्लेशन बिल्कुल बहुत जल्दी लाइफ हाई लगाएगी। अगर कोई नेगेटिव चीज ना आए अब 90 दिन तक, तो हमारी मार्केट तो लो 22,831 हो गई। 22,831 हो गई है निफ्टी। 23,000 आने को तैयार बैठी है। 22,831 तो कल को खुलेगी ही खुलेगी। बंद कहाँ हुई थी? 22,000 के आसपास हुई थी ना शायद। 22,399.19 या 59 ऐसे कुछ पे। अच्छा, 400 तो सर अब 20,000 आने की कोई चांस नहीं है। अब कई लोग कहते हैं 20,000 आएगी। 20,000 मैंने तो एक भी दिन नहीं बोला मार्केट गिरेगी, जो मर्जी होता है। मैं तो बेच कर गया नहीं अपनी सारे, मैं तो सब खरीद रखी। लेकिन सर जो उस दिन ट्रेनिंग संडे के दिन जो आए थे बताने के लिए, बताने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, वो बता रहे थे 20,000 मार्केट आ सकती है। जो रिसर्च बता रहे थे सर, रिसर्चर हैं वो। आपको पहले भी बताई थी, मार्केट में दो तरीके के लोग होंगे हर पॉइंट पे। जब मार्केट गिरेगी ना बहुत ज्यादा, तो भी दो तरह के बंदे मिलेंगे। एक कह रहा होगा अभी तो मार्केट और गिरेगी, और एक ऐसा कह रहा होगा ये एवरेज अब और नहीं गिरेगी। और जब मार्केट तो सर जब मार्केट हाई पे होगी, तो वहां पर भी हाई पे होने पे भी एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा, और अभी तो कुछ भी हाई नहीं बना, अभी तो और ऊपर जाएगी, और वहीं से मार्केट धड़ाम हो जाएगी। और ऐसे भी मिलेंगे, नहीं मार्केट बहुत ज्यादा गिर उड़ गई है, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये आपका अपना विवेक है, आपका अपना मन है, आपकी अपनी रिसर्च है कि जब मार्केट ऊपर जाए हाई पे तो बुकिंग करनी चाहिए, और जब मार्केट लो पे आए तो डरो मत, खरीदो। मेरा एक क्लाइंट है, उसने मेरे को कहा, मैंने उससे कहा सर पैसे डाल दो। उसने कहा 10 लाख डाल लें। मैंने कहा डाल दो सर। और जिस दिन मार्केट क्रैश होनी शुरू, उससे एक दिन पहले बोल रहा था मुझे तो 10 लाख रुपए डलवाने, आज ही डाल दो। मैंने कहा हाँ सर डाल दो, मार्केट तो तेज है। अगले दिन मार्केट क्रैश, मार्केट रोड क्रैश। 3 दिन बाद फोन है, अच्छा वॉशम नहीं डाल ले, हमारे तो पैसे ही खत्म हो जाते। मैंने कहा तो अब तो डाल लो, तो मार्केट और टूटेगी। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन बाद डाल लेना। जिस दिन उसने कहा ना मार्केट और टूटेगी, अगले दिन ही मार्केट ऊपर। चलो मैंने कहा सर मार्केट आप कह रहे थे टूटेगी तो ऊपर आ गई। अरे यार गलती हो गई, मुझे डालना था। जैसे उसने अगले दिन मार्केट में वो वाला आ गया, उसने वो लगा दिया टैरिफ, मार्केट नीचे। जिस दिन मैं आपको कह रहा था मैंने एक पार्टी के पैसे लगवाए 5-5 लाख रुपए, अगले दिन मार्केट नीचे। अब उसका फोन है, शिवम हमारी किस्मत खराब है क्या? मैंने टेंशन मत लो, 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने में मार्केट आपको लाइफ हाई पे दिखेगी। अब ये बात मैं कल तो उसे बोल ली थी परसों, और कल मार्केट को वो गिफ्ट 600 पॉइंट ऊपर दिख गई। मैं कह लो जी 1 महीना भी रुकना पड़ा, हो गया काम। तो मीन्स कहने का सब चीजें होती हैं, इन चीजों को इग्नोर करो, सब होता है। और कोई क्वेरी किसी की, वरना आगे बढ़े थोड़ा सा। सर आगे बढ़िए प्लीज। बाय बैक ऑफ शेयर में समझा चुका हूँ। वापस खरीदना, मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब सर किसी और कंपनी को, पूरी कंपनी को खरीद लिया, मर्जर कर लिया। जैसे हीरो ने होंडा के साथ मर्जर कर लिया, तो दोनों मिलके क्या बन गई थी? हीरो होंडा। इसे बोलते हैं मर्जर या एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है सर? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपने अंदर ले लिया, और नई कंपनी का नाम ए लिमिटेड है। तो अब क्या होगा? बी और ए मिलकर एक ही कंपनी बन गई, लेकिन नाम कंपनी का ए लिमिटेड है। तो उसे बोलते हैं एक्विजिशन, खरीदना। और मर्जर होता है जब 2 कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनती है, उसे बोलते हैं मर्जर। तो मर्जर अगर करोगे तो भी आपको बता, वोडाफोन आइडिया मर्जर था। और जब हीरो होंडा अलग अलग हो गई, अब आपको पता है ना, हीरो अलग है हीरो मोटर कॉर्प के नाम से, और होंडा अलग है। होंडा इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे बोलते हैं डी मर्जर। जब 2 कंपनियां मिली हुई थी और अलग अलग हो जाएं, तो उसे डी मर्जर बोलते हैं। जैसे आईटीसी के साथ, आईटीसी के अंदर से क्या निकला? आईटीसी होटल। रिलायंस के अंदर से क्या निकला था? जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस। तो ये सब था डी मर्जर। तो डी मर्जर होने पे कंपनी अलग अलग हो जाती है, मर्जर होने पे 2 कंपनियां जुड़ जाती हैं। और जब दूसरी कंपनी को पहली कंपनी खा जाए, खरीद ले, तो उसे एक्विजिशन बोलते हैं। आईपीओ
आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं। जब कंपनी पहली बार कंपनी पैसे निकालती है उस आईपीओ बोल। सर एक मेरा एक पॉइंट है, जब ये आपने मर्जर बोला, जब मर्जर जो एक्विजिशन होता है, तो वो फिर जो कंपनी होती है जब एक्विजिशन करती है वो साइलेंट पे क्यों चली जाती है? मतलब ना उसके शेयर में कुछ चलता है ना होता है, वो स्टैग्नेंट पोजीशन में चली जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक आधे के साथ होता एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ। है। किसके साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ था कि वो फिर काफी देर तक उसका शेयर तो हिला ही नहीं। नहीं, वो खाली एक के साथ। ऐसा कुछ मतलब कोई लॉजिक नहीं है कंपनी में। नहीं है लॉजिक। शेयर बढ़ेगा, कंपनी में लॉस होगा तो शेयर गिरेगा, कंपनी में कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा शेयर में भी। एचडीएफसी बैंक पिछले ग्रोथ रुक जाती है, मतलब नहीं, मैंने भी सुना था। एचडीएफसी बैंक अपना काम तरीके से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वो, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आईपीओ क्या होता है सर? जब कंपनी पहली बार कंपनी पैसा उठाती है तो आईपीओ बोलते हैं। लेकिन जो कंपनी का पहले से शेयर आ चुका है लेकिन वो फिर दोबारा से थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ गई, दोबारा से पैसा उठाते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में आ जाती है। एफपीओ की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। टेंडर ऑफर क्या होता है सर? कंपनी आईपीओ से पहले बुक बिल्डिंग ऑफर करती है। बुक बिल्डिंग के लिए वो टेंडर ऑफर मतलब ऑफर करती है कि तुम मुझे ऑफर करो। अ कंपनी ऑफर्स टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर एट अ फिक्स प्राइस, तो उसे टेंडर ऑफर बोलते हैं। इससे क्या होता है? पोटेंशियल प्रीमियम टू मार्केट प्राइस मिल जाता है और कैन रिड्यूस पब्लिक फ्लोट एंड लिक्विडिटी। नेगेटिव ही है, ठीक है जी। डीलिस्टिंग ऑफ, मैंने शेयर आपको बता दिया। डीलिस्टिंग मतलब शेयर को हम लिस्ट नहीं करना, मतलब लिस्ट था वो, अब वो डीलिस्ट हो जाएगा। जिसको अपना शेयर देना है दे दो, वरना डीलिस्ट हो जाएगा, फिर अपने पास रखना फिजिकल में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है सर? वो शेयर जो शेयर होल्डर को नहीं मिलता, किसको मिलता है? एम्प्लॉयज को मिलता है। एम्प्लॉयज को फ्री में मिलता है। जो शेयर शेयर होल्डर को देते थे उसे बोनस बोलते थे, जब फ्री में शेयर एम्प्लॉयज को देते हैं उसे स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं। इसलिए मिलता है क्योंकि आपने बहुत साल तक कंपनी की सेवा करी, इसलिए मिलता है। और कुछ कम प्राइस पे भी मिल जाता है और फ्री में भी मिल जाता है, दोनों तरीके से मिल जाता है। कॉर्पोरेट इवेंट ये सब होते हैं। और एक सर अब जो डीलिस्ट हो गया मान लीजिए कोई शेयर और अपन ने देख नहीं पाए उसको, 1 महीना बताया था आपने, तो फिर वो 1 महीने का समय मिलता है, तो फिर अपन उसको वो आपके डीमेट में पड़े रहेंगे, लेकिन आप उसे बेच नहीं पाओगे ऑनलाइन। अगर आप जिसके पास जो कंपनी उसका शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे एनएससी के शेयर भी लिस्ट नहीं हुए लेकिन बिक तो रहे हैं ना, ऐसे ही उस कंपनी के शेयर भी आप बेच पाओगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के साथ हुआ था। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पहले लिस्टेड थी, फिर वो अनलिस्टेड हो गई और 5 साल बाद दोबारा से लिस्ट हुई है। तो जब तक वो अनलिस्टेड थी उसके शेयर आपस में ट्रेड हो रहे थे, जो करना चाहे कर लो ऑफलाइन, लेकिन अब वो दोबारा लिस्ट हो गया, अब यहाँ पर भी हो जाएंगे। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए कोई शेयर अनलिस्ट हो गया और अपने डीमेट में है लेकिन बेच नहीं पा रहे, तो अब उसके लिए उससे पैसे निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगी सर? जो बंदा खरीदना चाहेगा उसे दे दो ऑफलाइन ढूंढ के, फेसबुक पे ऐड करो, मेरे एयरलाइंस के शेयर पड़े हैं, कोई लेना चाहता है तो बताओ। फिर फेसबुक पे एक बंदा बोलेगा चल मैं ले लेता हूँ, फिर वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, आप उसके डीमेट में शेयर ट्रांसफर कर देना।